So guys, today we are starting the diameter protocol. Meanwhile studying all those IMS and this one SIP protocol call flows. Meanwhile, we have heard about more this one diameter protocol. So today सर we आवाज discuss बहुत about कम आ diameter. रहा है आपका। Okay, let me check once. So from my side it's fine. अब लग रहा होगा सही आ रहा होगा आवाज. हाँ सर अभी सही आ रहा है सर। ओके तो गाइज हम लोग आज डायमीटर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जब आप लोग आईएमएस के कॉल फ्लोज और सिप के कॉल फ्लोज देख रहे थे तो आप लोगों ने बहुत बार डायमीटर का नाम सुना होगा कि यहाँ डायमीटर प्रोटोकॉल, यहाँ पे डायमीटर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो एक्चुअली में वो डायमीटर प्रोटोकॉल क्या है, उसमें क्या क्या मैसेजेस होते हैं, उनके क्या क्या हेडर्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ उसको किस 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 यूसेज के लिए यूज किया जाता है कॉल फ्लोज में और नेटवर्क में किस किस काम के लिए उसका यूज है। ओके सो हम लोग आज उन सारी चीज़ों को देखेंगे। सो name is diameter protocol. Okay guys, so फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि डायमीटर प्रोटोकॉल है क्या, इसका यूज क्या है, नेटवर्क में इसका क्या यूज पड़ा। बिकॉज विदाउट किसी यूज के तो नेटवर्क में किसी चीज को डाला नहीं जाएगा, करेक्ट। तो प्रोटोकॉल का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसा आप लोगों ने सिप प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है कि सिप प्रोटोकॉल में जो प्रोटोकॉल का काम होता है सेम उसी तरीके से प्रोटोकॉल का मेजर काम क्या है कि कोई भी दो नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। जो कम्युनिकेट वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जिस इससे कम्युनिकेट होगा उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, करेक्ट। अब आता है कि नहीं फिर इससे डायमीटर प्रोटोकॉल। एक्चुअली डायमीटर प्रोटोकॉल इसका 3 मेजर काम है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। जब जब नेटवर्क में जब जब ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन या अकाउंटिंग का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे डायमीटर प्रोटोकॉल यूज होगा। अब आप लोग एज्यूम कर पा रहे होंगे कि लाइक जब आप लोग आईएमएस पढ़ रहे थे तो वहां पे ऑथराइजेशन एक हो रहा था तो वहां पे डायमीटर यूज हो रहा होगा, करेक्ट। जहां पे भी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हो रहा था तो वहां पे डायमीटर यूज हो रहा होता। तो मेजरली कुछ ऐसे नोड्स हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ डायमीटर प्रोटोकॉल ही यूज होते हैं। जैसे एचएसएस के साथ कोई भी नोड अगर किसी टाइप का कम्युनिकेशन करेगा तो वो डायमीटर प्रोटोकॉल में ही कम्युनिकेशन करेगा, करेक्ट। वो डायमीटर प्रोटोकॉल में ही बात करता है एचएसएस। तो गाइज इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूसेज समझ गए कि यूसेज क्या है कि जब जब नेटवर्क में ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन या अकाउंटिंग, इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशंस की जरूरत होगी, नेटवर्क में उसका नीड होगा, तो वहां पे डायमीटर प्रोटोकॉल का यूज होगा। अब ये डायमीटर ये एक्चुअली क्या है, ये सारे जो ऑपरेशंस है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये किसी न किसी पार्टिकुलर नोड के साथ होता होगा, करेक्ट। सर साउंड किसी न आते किसी आते अचानक से डाउन हो जाता है आपका। ओके ओके अब सही होगा। तो क्या है कि जो नोट्स हैं लाइक जो भी नोट्स है आईएमएस में, अगर जहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग होगा, ये तीनों में से कोई ऑपरेशन होगा, कोई भी फंक्शन, तो मेजरली क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर नोड के बीच बीच में ये होता होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ईच एंड एवरी सारा कम्युनिकेशन किसी न किसी पार्टिकुलर नोड के बीच में होता होगा, करेक्ट। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी जो रजिस्टर रिक्वेस्ट होता है, वो रजिस्टर रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, फ्रॉम यूजर टू दिस वन SCSCF। इससे ज्यादा आगे तो नहीं जा सकता रजिस्टर रिक्वेस्ट, करेक्ट। तो इस तरीके से जो डायमीटर के जो भी कम्युनिकेशन है वो कुछ पार्टिकुलर नोड्स के बीच में होते होंगे, करेक्ट। तो मेजर आप लोग एज एग्जांपल अभी इतना समझ सकते हो कि एचएसएस के साथ जितना सारा कम्युनिकेशन होता है, कोई भी नोड अगर एचएसएस के साथ कनेक्ट करेगा, लाइक या फिर टास हो या फिर SCSCF हो या ICSCF हो, कोई भी इन सारे नोड्स के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा एचएसएस का, वो डायमीटर प्रोटोकॉल में होगा। जबकि इसमें आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग IMS रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था क्या कि जब
यूएआर एक यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट था, जब आईसीएससी और एचएसएस के बीच में जब वो कम्युनिकेशन हो रहा था तो वो डायमीटर प्रोटोकॉल में हो रहा था, करेक्ट। इसीलिए वहां पे ये क्या होता है, जैसे हम लोगों का जो सी प्रोटोकॉल था, वो क्या था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है, ओके। और ये जो है डायमीटर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल है, रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल है। आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे है उस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डिफिनेशन अभी हम लोग को समझ में आ गया क्या है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेरी कर लेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि डायमीटर प्रोटोकॉल क्या है, उसका यूज क्या होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, then it's fine। तो ओवरऑल डायमीटर प्रोटोकॉल क्या होता है? डायमीटर प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड द ट्रिपल ए सर्विसेज टू द नेटवर्क एंटिटी। ये इसका डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। डायमीटर प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड द ट्रिपल ए सर्विसेज टू द नेटवर्क एंटिटी। अब क्या है ट्रिपल ए सर्विसेज, मैं बताता हूँ। ये मैंने दो इसके लिखे हैं, इसके बारे में इसके डेफिनेशंस हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है डायमीटर प्रोटोकॉल, जूम कर देता हूँ। Diameter protocol is used to provide triple E services to the network entity, and the second one, the diameter is the protocol used to within EPS IMS architecture। EPS मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, Evolved Packet Services, जो LTE होता है। Architecture for triple A, it is intended to work both in home network and roaming situations between visited and home network। ये दो डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको क्लियर करता हूँ ये कैसे होता है। अभी कर लिए सब्जी। ओके ओके, एक सेकंड गाइस, हम लोग अभी आगे। तो गाइस ये तीन ऑपरेशन है मुझे, क्या क्या है? पहला है ऑथेंटिकेशन, देन है आपको ऑथोराइजेशन, एंड द थर्ड वन इज अकाउंटिंग। ये तीन मेजर है। अब देखो, ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है कि ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन मतलब कब होता है, कब ऑथोराइजेशन होता है, कब ऑथेंटिकेशन होता है?
सर ऑथराइजेशन मतलब हाँ हुआ किसी चीज का एक्सेस देना, ऑथेंटिकेशन मतलब हुआ कि जब एक्सेस देते हैं उस समय में चेक करना कि यूजर जेन्युइन है या फर्जी है। करेक्ट करेक्ट। मीन्स ऑथराइजेशन में ये हो गया नॉर्मल कि आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी और रिलेटेड टू मतलब सिक्योरिटी। ओके। और ऑथेंटिकेशन क्या है कि ऑथेंटिकेशन में है कि ये 100% श्योर हो कि जो भी डाटा प्रोवाइड करेगा 100% श्योर एज वेल एज वो आपको ऑथेंटिकेट भी कर रहा है। करेक्ट। तो ये होता है। तो गाइज ऑथेंटिक आप लोगों ने अभी तक मे बी आप लोगों ने ऑथराइजेशन का कोई रिक्वेस्ट पढ़ा है क्या आईएमएस में? जब आईएमएस आप लोग पढ़ रहे थे उसमें ऑथराइजेशन का कोई रिक्वेस्ट पढ़ रहे थे? किसी को अगर याद है कि आईएमएस रजिस्ट्रेशन में हमने इसका ऑथराइजेशन का कोई रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन था कि यूएआर ऑथेंटिकेशन था कि ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट था? गाइस ये सब कंफ्यूजन मत रखो। ऑथेंटिकेशन था। ऑथराइजेशन तो सर यूएआर। चेक करो फिर से अगर हाँ करेक्ट। यूएआर क्या होता है? ऑथराइजेशन होता है। यूजर आप ऑथराइजेशन लोग रिक्वेस्ट नॉर्मल है अभी सर जो यूएआर। हम लोग हाँ अभी जो हम लोग एक नॉर्मल डिफिनेशन ये किए हैं उसमें भी ये पता चल रहा है कि वो ऑथराइजेशन था या हम लोग अभी बात कर रहे थे नॉर्मली कि लाइक ऑथराइजेशन में क्या होता था। आप लोग यूआर में देखे होंगे क्या हो रहा था, नॉर्मल डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। करेक्ट। तो वो ऑथराइजेशन हुआ। यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होता है एक, आप अगर किसी ने एलटी अटैच कभी पढ़ा होगा, एलटी अटैच नहीं तो आगे हम लोग भी क्लास में एलटी अटैच पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आता है यूएआर एक ये सॉरी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आता है एआईआर ऑथेंटिकेशन इन्फो रिक्वेस्ट। मींस लाइक कि मैं एचएसएस लाइक एमएवी एचएसएस को भेजता है उस केस में ऑथेंटिकेशन इन्फो रिक्वेस्ट, तो उसको आंसर आता है ऑथेंटिकेशन इन्फो आंसर, तो वहां पर ऑथेंटिकेशन होता है। करेक्ट। तो आप लोगों को ये चीज आप लोगों ने किसी ने अभी कभी देखा है क्या इसको एचएसएस लाइक एलटी का अटैच कभी पढ़ा है किसी ने? वहां पर आप लोगों ने वैसा देखा होगा कि ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कैसे जाता है क्या उसका आता है। एंड थर्ड वन होता है कि हम लोगों का अकाउंटिंग। तीसरा क्या है हम लोगों का? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मतलब क्या है कि जब अकाउंटिंग से नॉर्मल आपको पता चल रहा होगा कि नेटवर्क में जो बिलिंग पार्ट है, जो बिलिंग पार्ट है जैसे हम लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का चार्जेस करते हैं या फिर डाटा जो डिडक्ट होता है या फिर जो हम लोग फिर से रिचार्ज करते हैं, तो वो जो हमारे जो यूजर प्रोफाइल होता है उसमें जो डाटा अपडेट होता है ये सब कहाँ से होता है, किस ऑपरेशन के थ्रू होता है? वो अकाउंटिंग के थ्रू होता है। तो ये तीन मेजर ऑपरेशंस जो है ना, ये तीन मेजर ऑपरेशंस की किसके द्वारा होता है? डायमीटर के द्वारा होता है। ये सारा डायमीटर प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। करेक्ट। ओके गाइस, तो अभी जैसे हम लोग एक और चीज कंफर्म कर रहे थे कि डायमीटर जो है ये रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल है। इसके पीछे रीजन क्या है? एंड सीप के बारे में तो आप लोगों को कंफर्म होगा कि सीप जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप लोग क्या देख रहे थे कि एक इनवाइट रिक्वेस्ट गया तो उसके लिए 200 ओके रिस्पॉन्स आएगा। करेक्ट। वो सारा रिस्पॉन्स था। और इसमें आपने क्या देखा था कि जब यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट गया था तो उसके लिए क्या आया था? यूजर ऑथराइजेशन आंसर आया था। करेक्ट। इसलिए डायमीटर को रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। मीन्स लाइक आपको जैसे इंटरव्यू में एक अभी रिसेंट में ही मेरे कुछ कलीग्स मतलब कुछ कलीग्स के साथ ऐसा हुआ है, उसने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया है कि कैन यू नेम अ प्रोटोकॉल नेम व्हिच इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड आंसर। एक्चुअली उसको डायमीटर प्रोटोकॉल का सारा इन्फॉर्मेशन था, हर चीज जान रहा था, बट उसने बस ये लाइन नहीं देख रखा था कि इसको, इससे पहले हम लोग भी किसी को नहीं बताते थे ऐसी बातें कि ये रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड है। बट मैंने देखा कि इस तरीके का मीन्स लाइक मैनिपुलेशन आ रहा है मार्केट में, तो इसको आप लोगों को ये नोट डाउन कर लो कि डायमीटर प्रोटोकॉल को रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड, और इसको क्वेरी आंसर बेस्ड भी कह सकते हैं। करेक्ट।
एंड द फर्स्ट थिंग जो सीप है हम लोग का, उसको तो पता है आप लोगों को, रिक्वेस्ट उसके लिए बारे में बहुत बार बताया गया, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है। इसके बारे में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर एक क्या है रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल है और दूसरा क्या है? दूसरा में सिप के बारे में। सिप कौन सा प्रोटोकॉल है? सिप में क्या होता है? रिक्वेस्ट जाता है तो क्या मिलता है उसके लिए? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मिलता है सर। हाँ, एक्चुअली ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैलिड मींस वो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं बट सर, एक क्वेरी बताए ना कि एक अरे रिक्वेस्ट आंसर। क्वेरी आंसर प्रोटोकॉल यार। हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं? डायमीटर को रिक्वेस्ट आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, और सिप को बारे में, जो सिप हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। करेक्ट। ये कुछ इंटरव्यूज में, रिसेंट इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसी को आप क्वेरी आंसर प्रोटोकॉल, इसको मींस रिक्वेस्ट बोल दो या फिर क्वेरी बेस्ड बोल दो, क्वेरी आंसर बेस्ड प्रोटोकॉल बोल दो। ओके गाइस, अब जो हमारे ये तीन हमारे इसके फंक्शंस है, डायमीटर के जो तीन फंक्शंस है, थ्री टाइप का जो ऑपरेशंस है, वो अब कहाँ कहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ, और बाकी हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ। मेजर चीज तो जब आपका एलटी अटैच कवर होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि जब आपका एलटी अटैच कवर हो तो उस समय आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ ये यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डायमीटर का ये वाला रिक्वेस्ट क्यों यूज हो रहा है, ये यहाँ क्या करता होगा। इस रिक्वेस्ट के जब ये रिक्वेस्ट जाता है तो इस समय नेटवर्क में किस टाइप का मतलब हैपनिंग होता है, ये आपको इस टाइप का कंफ्यूजन न रहे, इसलिए हम लोग को उससे पहले प्री रिक्वेस्टिक के रूप में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। और सर ये भी तो है कि अभी हम लोगों ने सीवी में मेंशन कर रखा है डायमीटर प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये तो मतलब naukri.com से अगर इस वीक में या फिर अगले सप्ताह में अगर आ जाता है कॉल, तो हो सकता है कि इसके बारे में पूछ सकता है। हाँ, पूछ सकता है 100, आपने अगर हाँ, तो डाल सर रखा है तो 100। तो ओवरव्यू तो कम से कम पता रहेगा ना सर, इसीलिए थोड़ा ये नहीं, जरूरी भी ओवरव्यू था। नहीं, मैं जो अभी पढ़ाऊंगा, मैं जो अभी दिखा रहा हूँ, मैं टोटल ही ओवरऑल ही पढ़ा दूंगा, सिर्फ ओवरव्यू नहीं। जितना डायमीटर ओके सर। प्रोटोकॉल में है मैं ईच एंड एवरी चीज आपको दिखा दूंगा। बस मैं अब ये है कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम इसलिए होगा बिकॉज आपने इसका एप्लीकेशंस नहीं देखा है। अगर ओके जैसे सर। ही ये पढ़ाई होगा ना एलटी अटैच, तो उसमें इसका एप्लीकेशन आपको ज्यादा दिखेगा, जैसे कि आपने सिर्फ ऑथराइजेशन का एप्लीकेशन देखा आईएमएस रजिस्ट्रेशन में, बट ये हाँ सर। ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग जो है वो अगर एलटी अटैच कवर हो गया होता तो उसमें आपको दिखता, जब भी एलटी अटैच कवर होगा तो उसमें ऑथेंटिकेशन, ओके सर। तो वहां पे आपका मोर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट क्यों जा रहा है और किस लिए जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख लेंगे कि ऑथेंटिकेशन कहाँ पे होता है मेजरली। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत जगह इसका यूज होता है। एक एग्जांपल आप लोग याद कर लो, एमएमई और एचएसएस के बीच में, एमएमई और एचएसएस के बीच में कुछ मैसेज होता है एआईआर, ऑथेंटिकेशन इन्फो रिक्वेस्ट, और उसके लिए जो आंसर आता है वो आंसर आता है एआईए, ऑथेंटिकेशन इन्फो आंसर। तो वहां पे इसका यूज होता है। करेक्ट। ऑथराइजेशन तो आप लोगों को पता है, आईसीएस सीएफ और एचएसएस के बीच में, यूएआर और यूए आपने देखा है, यूजर ऑथराइजेशन आंसर रिक्वेस्ट, यूजर ऑथराइजेशन आंसर। ओके गाइस, और अकाउंटिंग जो है, ये अकाउंटिंग होता है आपको पीसीईएफ और ओसीएस के बीच में, या फिर एससीएस सीएफ और ओसीएस के बीच में।
ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग आपको बता दिया हूँ कि ये यहाँ पर आप लोग नॉर्मल जब पढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ पर इसका एप्लीकेशन दिखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये क्यों यूज हो रहा है, ये मैसेजेस किस काम के लिए जा रहा है, क्या हैपनिंग है यहाँ पे, वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। PCEF मैंने लिखा है, पॉलिसी चार्जिंग इन्फोर्सिंग फंक्शन। ये क्या है, जब किसी को अगर एलटी आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पता है तो जो पीजीडब्ल्यू होता है ना, पीजीडब्ल्यू, वो पीजीडब्ल्यू में ही ये पीसीएफ भी होता है, पीसीईएफ। वो अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइप का बिहेवियर करता है, तो पीसीएफ उसी में होता है। तो उसके और ओसीएस के बीच में, ओसीएस ऑनलाइन चार्जिंग ये होता है, सर्वर ऑनलाइन चार्जिंग, और ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन का होता है ओएफसीएस, ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन। ओके गाइस, तो ये 3 जगह आपको मतलब मेजर मैं इसलिए बता दूं कि अगर आपको कभी चेक करना, अचानक से सपोज करो आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ना है, तो कहाँ देखोगे आप? तो आप जब भी एमएमई और एचएसएस का कम्युनिकेशन देखोगे तो आपको उसमें मिल ही जाएगा ऑथेंटिकेशन। अगर आपको कभी ऑथराइजेशन के बारे में देखना है कि ऑथराइजेशन कहाँ हो रहा है, करेक्ट मीन्स लाइक जब आपका टेस्टिंग करोगे तो कहीं पर ऑथेंटिकेशन फेल हुआ, आपको तो लॉग में दिखा, तो आपको कौन सा मैसेज चेक करना चाहिए, कहाँ चेक करना चाहिए? तो एमएमई और एचएसएस के बीच में जो एआई आ गया होगा, वो मैसेज में कुछ फेल हुआ आया होगा, उसमें एरर आया होगा, तो आपको वहां जाके चेक करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज जानना जरूरी है कि ये कहाँ पे होता है। बाकी नेटवर्क में और भी जगह इसका यूसेज है, वो आपको आगे आगे जैसे जैसे डीप में पढ़ोगे आपको पता चलता चला जाएगा। ओके गाइस, सो मेजर हमारा ये था। अब एक और पॉइंट है जो नॉर्मल इसके नॉलेज के लिए जरूरी है। डायमीटर इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ओके, अच्छा कोई ऐसा जो बंदा ये बता पाए कि लाइक हम लोग जो कल या फिर लास्ट क्लास में जो ये पढ़े थे आईएमएस रजिस्ट्रेशन, उसमें यूएआर और यूएए का क्या फंक्शन था, वो क्या कर रहा था वहां पे, वो मैसेज क्यों गया था, उसका आंसर क्यों आया था, अगर मैसेज गया तो वो किस क्वेरी के लिए गया था, किस इंफॉर्मेशन के लिए गया था, यूएए में कौन सा इंफॉर्मेशन हमको मिला। मीन्स आईसीएससीएफ ने जो यूएआर भेजा और उसको जो यूएए मिला, उसमें क्या ऐसा क्या कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, कौन सा मीन्स लाइक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ दोनों नोड के बीच में। किसी को कुछ पता है उसके बारे में, कोई ओवरव्यू? बस इतना ही, कुछ एक हेलो मेजर। सर। हेलो। ओके, एक कुछ एक देखो सही रजनीश तुमने सही बताया, बट कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो तुम मिस कर रहे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है एक। सर देखो, हाँ हेलो, आईसीएसएफ को हाँ बोलो। सर यस सर। हमारा जो यूई का रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होता है सर,
वो हमें आईसीएफ के थ्रू होते हुए एससीएसएफ तक पहुंचा रहा था। और आईसीएससीएफ जो होता है वो हमारा स्टेटलेस प्रॉक्सी होता है सर, जो कि मेमोरी लेस होता है। वो एचएसएस के पास नहीं, जाता मैं है उतना रिक्वेस्ट को। उतना लंबा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नॉर्मल ये पूछ रहा हूँ कि आईसीएससीएफ और एचएसएस, देखो लिमिटेड क्वेश्चन है। आईसीएससीएफ और एचएसएस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस डायमीटर कम्युनिकेशन होता है, करेक्ट? इतना तो सबको पता है। हाँ अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा है कि एचएसएस के साथ जो भी, मैं ये एक यूनिवर्सल तुम लोग कहीं पे नोट डाउन कर लो कि एचएसएस के साथ अगर कोई भी नोड बात करेगा तो वो डायमीटर प्रोटोकॉल में बात करेगा। ये यूनिवर्सल है, इसको लिख के रख लो कहीं पे। ओके, तो अब वो डायमीटर में होता है। तो वहां पे एक यूएआर देखे थे हम लोग, एक यूएआर जा रहा था। तो उस यूएआर में क्यों, वो यूएआर क्यों गया, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन लेना था एचएसएस से? एचएसएस क्या है? एचएसएस के बारे में हमने सबको बताया है। हमने लास्ट क्लास में जब हम एचएसएस के बारे में सारे नोट्स के बारे में बता रहे, तो मैंने एचएसएस के बारे में क्या बताया? एचएसएस है क्या? मेरे को सर, लाइक एचएसएस सब्सक्राइबर का पूरा बायोडाटा अपने पास रखता है सर। ओके, तो अब ये यूएआर जो गया, ये यूएआर गया और उसका जो यूए आंसर मिला उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन हमको मिला, ये जानना है मेरे को। सर आईसीएसएफ जो है एससीएसएफ का एड्रेस एचएसएस को मांगता है सर, क्योंकि ये मेमोरी लेस है, इसके पास उसका एड्रेस नहीं रहता है। तो यूएआर यूजर ऑथराइज्ड है कि नहीं है, इस बात का रिक्वेस्ट के लिए एचएसएस के पास यूएआर भेजता है सर, और उसके ऑथराइजेशन में यूएए का ये रिस्पॉन्स देता है सर। ओके ओके, तो मींस लाइक ऑथराइजेशन में तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइक सीधा एससीएससीएफ का एड्रेस ही दे देता है, करेक्ट? हाँ सर, नहीं सर, वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, उसके पास करेक्ट नॉन्स है कि नहीं, नॉन्स का अगर वो इम्पटी है, अगर उसके पास वो ऑथराइजेशन नहीं है, तो फिर वो चैलेंज करने के लिए वो उसको बताता है कि आप उसको चैलेंज करो, उसके पास अगर की है तो ही वो आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आ सकता नहीं है। भाई, रणदीप जब क्लास में कुछ पढ़ाई होता है तो उस समय वहीं रहा करो, कहीं इधर उधर मत घूमा करो, बिकॉज तुम जो कर रहे हो वो मेजर बहुत बड़ा गैप है जो तुम बोल रहे हो, करेक्ट? जो मैं बात कर रहा हूँ यूएआर की, तुम एमएआर की बात कर रहे हो। चलो कोई नहीं गाइस, नॉर्मल देखो, जो लाइक रजनीश ने एक सही बताया था, उसके साथ क्या होता है रजनीश, उसमें कुछ कैपेबिलिटीज का भी ट्रांसफर होता है, कुछ कैपेबिलिटीज एचएसएस प्रोवाइड कराती है यूई को, लाइक आईसीएससीएफ को। अकॉर्डिंग टू दैट एससीएसएफ का सिलेक्शन होता है, करेक्ट? तो इसमें क्या है गाइस, अब कुछ इसके डायमीटर्स में कुछ लाइक कुछ नॉर्मल हेडर्स हैं, और उसके बाद जो मेजर कम्युनिकेशन होता है डायमीटर का वो एवीपी बेस्ड ऑन एवीपी होता है। ओके, जिस एवीपी के बारे में हम लोग लास्ट टाइम एक बार डिस्कस किए थे, जब हम लोग इसके बारे में लाइक जब एसीपी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि जब डायमीटर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग एवीपी के बारे में और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि एवीपी होता क्या है। तो डायमीटर में मेजर कम्युनिकेशन के लिए एवीपी को यूज किया जाता है, एवीपी ही यूज होता है। कुछ हेडर्स है डायमीटर के, अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि डायमीटर के क्या क्या हेडर्स है और क्या 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 ये है। अभी देखो एक स्क्रीन दिख रहा होगा हमारा, उसमें आपको ये व्हाट्सएप का स्क्रीन दिख रहा होगा, व्हाट्सएप का। हाँ सर, दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड। ओके गाइस, सो ये देखो कुछ जो मैं एक एक करके बताऊंगा आगे। अभी मैं यहाँ पर एक दिखाता हूँ, ये वर्जन लेंथ फ्लैग कमांड कोड एप्लीकेशन आईडी होप इनटू आइडेंटिफायर, ये सारा क्या है? ये सारा हमारा हेडर्स है डायमीटर का, डायमीटर की ये सारे हेडर्स हैं। और उसके नीचे ये सारा एवीपीज है, एवीपीज में भी कुछ मैंडेटरी एवीपीज है, कुछ ऑप्शनल एवीपीज है। तो मैं आगे अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा क्या एवीपीज है, करेक्ट? तो मेजर अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। गाइस देखो, डायमीटर जो है, जिस तरीके से आप लोगों ने एसडीपी को देखा था कि एक छोटा मतलब लाइक एक दो क्लास का ही ये था, प्रोटोकॉल था, बट उसमें सारा जितना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ने देखा वो सारा एक एक इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग कॉल फ्लोज पढ़ते हैं उसके लिए सेम डायमीटर में है। मैं उतना ही चीज इसमें कवर होता है जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, तो किसी भी चीज को मिस मत करना। अगर कोई चीज हो समझ में ना हो तो सेम टाइम पे क्वेरी कर लो, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके गाइज, so first of all we'll discuss the diameter header.
सो तो डायमीटर के कितने सारे हेडर्स हैं? टोटल डायमीटर्स में 7 हेडर्स है। फर्स्ट वन इज वर्जन, सेकेंड वन इज, इसको या तो लेंथ बोल लो या मैसेज लेंथ बोल लो। सर इसमें ऑप्शनल हेडर नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, ये जितने हेडर्स हैं ये जाएंगे हर केस में। एवीपीज के केस ये जब आगे हम लोग देखेंगे एवीपीज में मैंडेटरी और ऑप्शनल होता है, वो मैं बताऊंगा। बस ये हेडर में जो भी है ये हर ईच एंड एवरी मैसेज में जाता है। सब लोग नोट डाउन करते जाना साथ में मेरे, बिकॉज लास्ट में हम लोग पास टाइम नहीं बचेगा ज्यादा। गाइस मैं प्रोनाउंस भी कर देता हूँ, वर्जन, लेंथ, कमांड फ्लैग, कमांड कोड, एप्लीकेशन आईडी, होप बाय होप आइडेंटिफायर एंड इनटू इंड आइडेंटिफायर। और 8th होता है एबीपी। ओके, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, फिर एबीपी में भी कुछ मैंडेटरी और ऑप्शनल एबीपीज होते हैं, इसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ये वर्जन क्या है। वर्जन में वर्जन को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ओके, अब जिस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल इसमें देखा था एसडीपी में कि उसमें भी एक प्रोटोकॉल वर्जन हुआ करता, सेम टाइप से यहाँ पे जो डायमीटर का प्रोटोकॉल वर्जन होता है वो यहाँ पे उसको डिनोट करता है वर्जन। ये नोट डाउन कर लेना। वर्जन फील्ड जो है डायमीटर प्रोटोकॉल जो है, डायमीटर प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का जो वर्जन है वो डिनोट करता है। तो अभी करेंटली जो इस प्रोटोकॉल का वर्जन है वो वन है। अभी जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर ये देखो यहाँ पे 1 है, उसी तरीके से इसका जिस तरीके से नॉर्मली हम लोगों ने पहले देखा था इसके केस में, एसटीपी के केस में 0 था, जो 3GPP के अकॉर्डिंग अभी जो डिसाइडेड, अभी जो कंफर्म्ड है वो 1 है। मे भी फ्यूचर में ये मतलब लाइक चेंज हो सकता है, 2 3 या कुछ भी हो सकता है, 0 कुछ भी हो सकता है, जो जिस तरीके से 3GPP अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग ये यूज होगा। तो अभी तक इसका 1 है, तो आप लोग इसका वैल्यू 1 एकदम कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ ये 1 होता है अभी करेंटली। ओके, देन हमारा सेकेंड है लेंथ।
ये जो लेंथ है, ये हेडर सिर्फ मैसेज, ओवरऑल मैसेज का जो लेंथ होगा उस लेंथ के वैल्यू को डिनोट करेगा इसमें। तो ओवरऑल ये डायमीटर मैसेज का जो लेंथ होगा वो लेंथ इसमें डिनोट होगा, ये लेंथ का वैल्यू आ जाए। जैसे हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 276 है। ओके, तो ये ओवरऑल इस मैसेज का जो लेंथ है वो 276 है, तो इसमें 276 आ गया। ओके, देन है आपको थर्ड वन इज कमांड फ्लैग। इसको कमांड फ्लैग भी बोलते हैं या नॉर्मल फ्लैग भी बोलते हैं। गाइस ये थोड़ा समझने वाला है फ्लैग, ये फ्लैग जो हेडर है ये थोड़ा समझने वाला है कि इसमें बहुत टाइप का फ्लैग होता है। वो एक एक करके सारे फ्लैग को अभी हम लोग समझेंगे कौन सा फ्लैग का क्या यूज है। अभी करेंटली जो फ्लैग यूज होते हैं कमांड फ्लैग, वो ओवरऑल 4 अभी यूज होते हैं, करेक्ट। एंड रिजर्व कुछ एक है जो उसको रिजर्व में रखा गया है। तो वो कौन कौन सा है? फर्स्ट वन है आर फ्लैग। आर फ्लैग क्या है? आर फ्लैग है रिक्वेस्ट फ्लैग। इसका अगर नाम नेम ऐसे सोचेंगे तो इसका नेम होता है रिक्वेस्ट फ्लैग। अगर सपोज करो कि कोई यूएआर क्या है? यूएआर रिक्वेस्ट है और यूए आंसर है, करेक्ट। तो जब यूएआर मैसेज जाएगा ना, यूएआर मैसेज जब जाएगा, जब यूएआर मैसेज आईसीएससीएफ टू एचएसएस की तरफ जाएगा तो उस समय ये आर फ्लैग का वैल्यू 1 सेट होगा। ओके, बट जब उसका आंसर आएगा तो जब यूए आएगा तो उसमें आर फ्लैग का वैल्यू 0 सेट रहेगा। मींस इसका नाम ही है रिक्वेस्ट फ्लैग। मींस जो रिक्वेस्ट होगा उसका उसमें वो सेट रहेगा। सेट अनसेट का पता होगा सबको, सेट और अनसेट का क्या मतलब होता है। सेट का मतलब 1, अनसेट का मतलब ये हम लोगों ने जब कहीं डिजिटल कम्युनिकेशन किसी ने कभी पढ़ा हो तो उसमें बाइनरी के बारे, जब बाइनरी पढ़ते हैं तो बाइनरी में ये सब पढ़ना रहता था। तो आर फ्लैग जब 1 सेट होगा देन वो रिक्वेस्ट है, अगर वो 0 सेट है दैट मीन्स कि वो आंसर है, करेक्ट। एज एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। अभी देखो ये वाला क्या है हमारा यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लैग्स देखें तो रिक्वेस्ट फ्लैग देखो सेट है, सेट मतलब 1, ओके, और नॉट सेट मतलब 0, पता। तो जब जो रिक्वेस्ट है ये 1 है, अगर हम लोग आंसर को देखेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिक्वेस्ट 0, बिकॉज ये तो रिस्पॉन्स है ना, ये आंसर है, ये तो रिक्वेस्ट है नहीं, तो वहां पे ये 0 सेट रहेगा। ओके, तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट फ्लैग का क्या मतलब। इसका एक छोटा सा जैसे हम लोग ये लिख लेते हैं कि इसका क्या ये होता है, छोटा सा डिफिनेशन। इफ सेट द मैसेज इज रिक्वेस्ट, इफ क्लियर द मैसेज इज एन आंसर। ओके, अब सबको समझ आ रहा होगा कि क्यों कब कब अनसेट होगा, कब अनसेट होगा। अनसेट होगा तो उसको क्या समझेंगे। देन सेकेंड वन होता है प्रॉक्सिएबल फ्लैग, उसको बोलते हैं पी फ्लैग। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिएबल फ्लैग। अब प्रॉक्सिएबल फ्लैग इसका क्या मीनिंग है, इस नेम से ही पता चल रहा है। जो भी रिक्वेस्ट ऐसा थ्रू प्रॉक्सी जाएगा, फ्रॉम सपोज करो फ्रॉम आईसीएससीएफ टू एचएसएस, आईसीएससीएफ ने कोई यूएआर मैसेज भेजा एचएसएस को, तो थ्रू इफ दैट मैसेज इज ट्रेवलिंग थ्रू द प्रॉक्सीज देन पी फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज पी फ्लैग विल बी अनसेट, नॉट सेट।
मीन्स अगर वो प्रॉक्सी के थ्रू नहीं जा रहा है देन वो पी फ्लैग सेट नहीं होगा। बट अगर वो प्रॉक्सी के थ्रू जा रहा है वो मैसेज, प्रॉक्सी के बारे में सबको पता है कि क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बताया गया है पहले। तो अगर वो प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा वो मैसेज तो वहां पे पी फ्लैग सेट होगा, अगर प्रॉक्सी के थ्रू नहीं जाएगा तो वो पी फ्लैग अनसेट रहेगा। ऐसा भी कोई केस आता है जहाँ पर प्रॉक्सी के बिना जाता हो, मतलब नॉर्मली तो हर एक रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के थ्रू ही जाता है ना? हाँ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें प्रॉक्सी के बिना भी जाता है, वहां पे ये आएगा कि वहां पे सेट नहीं रहेगा ये, ऐसा कुछ केस है। हाँ तो वो तो शिप का रिक्वेस्ट हो गया। इसमें भी आगे चल के कुछ रिक्वेस्ट में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा रिक्वेस्ट है जो बिना प्रॉक्सी के जाता है। ओके, तो इसका हम लोग एक नॉर्मल एक ये लिख लेते हैं, इफ सेट द मैसेज में बी प्रॉक्सीड रिलेड और रिडायरेक्टेड, इफ क्लियर्ड मतलब नॉट सीड द मैसेज मस्ट बी लोकली प्रोसेस्ड। ओके, दो हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि 4 फ्लैग अभी यूज होते हैं और एक रिजर्व केस के लिए रखा गया है, तो वो पांचों के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है वो पांचों। फोर्थ वन होता है ई फ्लैग। ई फ्लैग क्या होता है गाइस? ई फ्लैग मींस मतलब होता है एरर फ्लैग। अगर किसी भी हाँ सॉरी, किसी भी मैसेज, किसी भी रिक्वेस्ट और आंसर में ई फ्लैग अगर सेट है दैट मीन्स कि उसमें एरर है। अब गाइज एक चीज और, अगर सपोज करो कि जो आईसीएससीएफ है, आईसीएससीएफ यूएआर जब भेज रहा है वो उसमें ई अगर सेट होगा दैट मीन्स क्या है कि वो केस इनवैलिड मीन्स लाइक यूए जब इसको पता ही आईसीएससीएफ को कि नहीं जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसमें एरर है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं। करेक्ट। तो ई फ्लैग सेट किस केस में होगा? ई फ्लैग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट में, एक ही केस में सेट हो सकता है, आंसर। ई फ्लैग सिर्फ और सिर्फ आंसर में ही सेट होगा, रिक्वेस्ट में कभी भी सेट नहीं रहता है। बिकॉज जब भी कोई नोड रिक्वेस्ट सेंड करेगा एट दैट टाइम अगर ई फ्लैग सेट है दैट मीन्स वो रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं, उसको पता है कि इसमें एरर है, दैट मीन्स इसके लिए हमको लाइक फेलुअर रेस्पॉन्स ही मिलना है, तो वो उस रिक्वेस्ट को सेंड ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो जब भी सपोज करो ई फ्लैग अगर कहीं पर आपको सेट दिखे तो दैट मीन्स आप नॉर्मली सोच सकते हो कि वो आंसर ही होगा, वो रिक्वेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बिकॉज बाद में फिर इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा टफ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ई फ्लैग जो है ना, ये ई फ्लैग नॉर्मल क्या बताता है, ये प्रोटोकॉल एरर को बता रहा है। ठीक है, मींस लाइक कोई जो मैसेज गया, कोई रिक्वेस्ट गया, अगर उसमें कुछ एरर है तब ये सेट रहेगा। तो जो आंसर, वो कोई रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, सर्वर तो आंसर ही भेज के बताएगा ना कि नहीं भाई आपका ये रिक्वेस्ट गलत था। करेक्ट। तो जब भी ई फ्लैग सेट होगा तो आप नॉर्मल समझ सकते हो कि ये आंसर है। अगर कहीं पर आपको रेंडम आप ऐसे सर्च कर रहे हो व्हाट्सएप में, सपोज करो आप रेंडम ऐसे सर्च कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कहीं पर आपको ई फ्लैग, ये ई फ्लैग जो नॉट सेट दिख रहा है, अगर कहीं पे वन दिख गया तो आप बिना ऊपर देखे यहाँ बिना पढ़े आप समझ सकते हो कि ये आंसर होगा। रिक्वेस्ट में कभी भी ई फ्लैग सेट वन नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ओके। तो गाइज इसका एक छोटा सा मैं ये कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। और एक इम्पोर्टेंट लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टार मार्क देके ये लाइन भी लिख लेना, दिस बिट मस्ट नॉट बी सेट इन रिक्वेस्ट मैसेज। रिक्वेस्ट में ये कभी सेट नहीं होगा। ओके okay?
ये एक होता है टी फ्लैग, इसको बोलते हैं रिट्रांसमिटेड बिट, रिट्रांसमिटेड बिट, ये रिट्रांसमिटेड फ्लैग, रिट्रांसमिटेड फ्लैग। ये कब सेट होगा? जब भी कोई रिक्वेस्ट रिट्रांसमिट किया जाएगा तो उसमें ये फ्लैग सेट रहेगा। सपोज करो कि एक यूएआर आईसीएससीएफ ने भेजा, ओके, बट उसके लिए यूए आंसर हमको नहीं मिला, करेक्ट, आईसीएसएफ को नहीं मिला, बट एक सर्टेन टाइम के बाद एक टाइमर होता है, टाइमर्स के अकॉर्डिंग चलता है, वो फिर से रिट्रांसमिट होगा, यूएआर फिर से दोबारा जाएगा। जब आईसीएससीएफ सेम यूजर के लिए फिर से लाइक सेम एचएसएस को फिर से अगर भेजेगा वो यूएआर, तो उसमें टी फ्लैग को 1 सेट कर देगा, ओके, ताकि वो लाइक जो एचएसएस है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये रिट्रांसमिटेड मैसेज है। मींस लाइक इससे पहले इसी ऑथराइजेशन के लिए एक और मैसेज यूएआर आया है जो एनी हाउ रिसीव नहीं हुआ है, अदरवाइज वो किसी कारण से डिले है, तो मींस लाइक इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे तो फिर अब उसको ऑथेंटिकेट नहीं करना है, ओके। तो ये उस केस में बस टी फ्लैग सेट होता है, इसका नाम होता है रिट्रांसमिटेड फ्लैग, रिट्रांसमिटेड मैसेज। इसका थोड़ा बड़ा है, इसको लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। गाइस जब टी फ्लैग का नोट डाउन हो जाए तो एक बार कंफर्म करना। ये मैंने लास्ट में एक स्मॉल आर फ्लैग लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना, बिकॉज फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कैपिटल आर फ्लैग था, रिक्वेस्ट फ्लैग, और ये लास्ट जो है स्मॉल आर फ्लैग, इसका दैट मीन्स रिजर्व फ्लैग, ये फ्यूचर यूसेज के लिए रिजर्व किया गया है इसको, करेक्ट। और ड्यू टू ये रिजर्व है तो दैट मीन्स ये हर केस में सेट, किसी भी केस में सेट नहीं होगा, ये ऑलवेज 0 रहेगा इसका वैल्यू, एंड ये रिसीवर को इसको इग्नोर करना है, ओके। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। दे दीजिएगा, कर लो सर, 2 मिनट दे दीजिएगा। ओके तो इसका मतलब ये जो टीम फ्लैग है वो जनरली 0 ही रहता है,
रेयर केस में जब कोई एरर होगा तभी, मतलब कोई लिंक डाउन होगा तभी ये 1 देगा। क्या मीन्स? मतलब टी फ्लैग जनरली हमारा जो सेट नहीं होता है ना, वो तो 0 ही रहेगा ना। जब तक करेक्ट डुप्लीकेट करेक्ट। मैसेज हम नहीं, जब तक हम लोगों को डुप्लीकेट मैसेज नहीं है तब तक तो वो 0 जाएगा। यदि सपोज के लिए कोई लिंक फेल होता है, बीच में कोई प्रॉक्सी डाउन होता है, तो फिर वो 1 भेजेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब भी कोई रिट्रांसमिटेड मैसेज हम भेजेंगे, जब आईसी से भेजेगा तो उसमें रिट्रांसमिट करेगा जब भी किसी मैसेज को, तो उस केस में टी फ्लैग को सेट करके भेजेगा। करेक्ट, ये इसका meaning। और ये लास्ट जो स्मॉल आर फ्लैग है, ये रिजर्व फ्लैग है, हाँ, फ्यूचर के लिए इसको रिजर्व किया गया है। ओके, कैपिटल आर फ्लैग और ये दोनों डिफरेंट है, इसको मिस नहीं करना। ओके, मिस्टअप नहीं करना है, ये दोनों डिफरेंट है। और ड्यू टू ये रिजर्व फ्लैग है फॉर द फ्यूचर यूसेज, सो ये ऑलवेज अनसेट रहेगा। करेक्ट, कभी भी सेट नहीं होगा, इसका वैल्यू हर समय 0 होगा। करेक्ट। सो अगर इस केस में क्या करेगा, रिसीवर के द्वारा, रिसीवर जब भी इसको रिसीव करेगा तो नॉर्मली इसको इग्नोर कर देगा, कभी भी इसके ऊपर कोई भी चेक पॉइंट नहीं लगाएगा, मीन्स नॉर्मल इसको इग्नोर कर देगा। ओके, अब हमारा है फिफ्थ वन, कमांड कोड। ये हमारा फिफ्थ हेडर है। ये सब कमांड फ्लैग के पार्ट थे। ये चार मेजर फ्लैग थे और एक रिजर्व फ्लैग। ओके गाइस, अब ये पांचवा हेडर है हमारा कमांड कोड। अब जी गाइस, ये कमांड कोड क्या है? कमांड कोड ये है कि ये जैसे नॉर्मल जितना सारा मैसेज होता है, यह जो अनम्यूट है उसको म्यूट कर लो गाइस। हाँ, तो कमांड कोड के बारे में हम लोग, कमांड कोड नॉर्मली जो कमांड कोड होता है, ये कमांड कोड जैसे हम लोगों ने जो यूएआर मैसेज देखा, यूएआर और ये जो मैसेज है, इसका एक पार्टिकुलर कोड जो है वो नॉर्मली फिक्स किया गया है अकॉर्डिंग टू 3GPP, और जो भी मींस लाइक टेलीकम्युनिकेशन बॉडीज है, वो इसके लिए लाइक फिक्स्ड उसका एक कोड डिटरमाइन किया गया उसका। ओके, उस कोड को कमांड कोड कहते हैं। हर पार्टिकुलर मैसेज के लिए एक फिक्स्ड कोड है, एक फिक्स्ड 3 डिजिट का कोड है, उसको हम लोग कमांड कोड कहते हैं। जैसे यूएआर के लिए 300 होता है, 300। ओके, तो ये सारा उसको कमांड कोड कहते हैं। इसका नॉर्मल आप लोग ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं, मैं उसको दिखाता हूँ आपको कि वो क्या होता है। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं यूएआर के यहाँ पे जो 300 जा रहा है, ओके, जब हम लोग यहाँ पर देखो फ्लैग के बारे में हम लोग को देखा था, अब देखो यहाँ कमांड कोड 300 यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। ओके, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के लिए कमांड कोड सेम होता है। जैसे यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट का आंसर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड एक ही हो सकता है, यूजर ऑथराइजेशन आंसर। करेक्ट, तो उसका भी कमांड कोड सेम होगा, 300 ही होगा। तो कमांड कोड एक्चुअली में क्या होगा, कमांड कोड नॉर्मल उस कमांड के लिए जो एसोसिएटेड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है जो टेलीकॉम बॉडीज के द्वारा फिक्स किया गया है, उस कोड को कमांड कोड कहते हैं। कुछ कुछ उसकी तरह है क्या, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, एसआईपी में पढ़े थे, जैसे 200 की 300 की, वैसे ही कुछ है ना ये भी? तो एक तरीके से 200 जो है वो ओके के लिए है, 183 रिंगिंग के लिए, 181 रिंगिंग के लिए, करेक्ट वैसा ही करेक्ट, है। मींस लाइक हाँ, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना जो उसके साथ ट्रेवल कर दो रिस्पॉन्स में। सेम चीज है, जो रिक्वेस्ट होता है उस रिक्वेस्ट का मींस लाइक, इसमें क्या है, एक ही डिफरेंस है। लास्ट लाइन मैंने भी एक लिखा है, स्टार लाइन, द कमांड कोड इज सेम फॉर द रिक्वेस्ट एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आंसर। मतलब यूएआर का अच्छा, जो यूए आएगा उसमें भी कमांड कोड सेम है। मैं नॉर्मल ये समझो ना, जितने सारे मैं अभी एक एक करके बहुत सारे कोड्स दिखाता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारा जो कमांड कोड होता है, वो सारा कमांड कोड आपको उसका एक फिक्स्ड वैल्यू टेलीकॉम बॉडीज ने फिक्स किया है। तो उस मींस लाइक हर एक मैसेज में जब वो मींस लाइक यूएआर जब जाएगा तो उसके कमांड कोड में वो उसका वैल्यू ही जाना चाहिए कमांड कोड वाले हेडर में। ये है नॉर्मल। जैसे आप लोग यहाँ पे
कॉल का आप लोग देखो, ये है, ये रहा इसका एक लिस्ट है हर एक कोड के लिए, हर एक इसके लिए अलग अलग है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट यूएआर का। अभी हम लोग देखते हैं यूएआर का, यहाँ पे क्या है, देखो ये यूएआर है, यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, इसके लिए क्या है 300 है, करेक्ट, और उसके आंसर के लिए भी 300 है। अभी हम लोगों ने एक चीज और देख रखा है एमएआर। अब एमएआर के लिए देखो क्या है, एमएआर के लिए है 303 और 303 एमएआर। और हम लोगों ने एक और क्या देख रखा है एसएआर, इसमें होगा कहीं एसएआर भी होगा, सर्वर असाइनमेंट रिक्वेस्ट 301 और उसके लिए 301। तो ये सब के लिए फिक्स्ड है, बस ये यही जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये 300 जो कोड है इसका, इस पार्टिकुलर मैसेज का, दैट कोड शुड बी वैल्यू ऑफ दिस वन कमांड कोड। कमांड कोड जो हेडर है, ये उस हेडर में ये वैल्यू वहां पे होना चाहिए। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको एक एक करके मैं नोट डाउन करा देता हूँ, जो आपको मेजरली याद होना चाहिए ऑलवेज, जो मेजर यूसेज होते हैं जिनके यूज किया जाता है नॉर्मली। ये रहा दो गाइज कुछ कोड है, इसको आप लोग मैं तो बोलूंगा कि अगर आप लोग नोट डाउन करोगे तो नोट, अदरवाइज मैं इसको कहीं शेयर कर देता हूँ, वहां से आप लोग इसको कर लेते, इसमें टाइम वेस्ट होगा बस, तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, इसको आप लोगों को मेजरली आपको याद होना चाहिए। इस फाइल को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, सेव करके हम वहां से ले लेंगे। ओके, ग्रुप में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप। ओके, इसके आगे भी कुछ है, उसको भी इसमें ऐड करके मैं कर दूँ। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट अब क्या है, आप लोगों ने इसका ये लिख लिया था डेफिनेशन, ये जो कमांड कोड का क्या मतलब है, इसमें क्या जाता है, ठीक है। एज वेल एज अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हेडर, नेक्स्ट हेडर है हमारा आई होप एप्लीकेशन आईडी, करेक्ट, एप्लीकेशन आईडी। हेलो क्या हेलो, हेलो, हाँ हेलो, भास्कर कुछ बोल रहे हो क्या? देखो गाइस, अब जब हम लोग नॉर्मली जब हम लोग ये पढ़ रहे थे आईएमएस का, जब मैंने आर्किटेक्चर बताया था, तो उस समय हम लोगों ने कुछ इंटरफेसेस देखे थे इन बिटवीन नोड्स। हर एक नोड्स के बीच में कुछ इंटरफेस उसमें दिया गया था, कुछ इंटरफेस उसमें नॉर्मली गिवन था उस आर्किटेक्चर में। हर एक इंटरफेस का हर एक इंटरफेस मीन्स क्या होता है कि किसी भी दो नोड के बीच का कनेक्शन, करेक्ट। तो हर एक कनेक्शन का अलग अलग एप्लीकेशन आईडी होता है, हर एक कनेक्शन का डिफरेंट एप्लीकेशन आईडी होता है। ओके, तो सपोज कि आईसीएससीएफ और एचएसएस, आईसीएससीएफ और एचएसएस के बीच में एक कनेक्शन है, करेक्ट। उसका जो नॉर्मल इंटरफेस होगा, अगर किसी ने देखा होगा उस आर्किटेक्चर मैंने लिखाया था, सीएक्स इंटरफेस था उस दोनों के बीच में।
करेक्ट। तो उस CX इंटरफेस का एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन आईडी है, मींस लाइक एक न्यूमेरिक एक आईडी, न्यूमेरिक मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, न्यूमेरिक एक आईडी है जो प्रॉपर पार्टिकुलर फिक्स्ड आईडी टेलीकॉम बॉडीज ने एक फिक्स किया है, तो उस आईडी को एप्लीकेशन आईडी हम लोग बोलते हैं। करेक्ट। दैट मीन्स कि अगर सपोज जैसे क्या है, एक ही कॉल के लिए क्या होता है कि इसमें सपोज कि टास और HSS के बीच में भी बात होता है, फिर ICSC और HSS के बीच में भी बात होता है, तो क्या होगा, कॉल तो सेम है, यूजर के लिए सेम कॉल है, बट अलग अलग इंटरफेस पे बात हो रहा है। करेक्ट। टास और HSS के बीच में अलग इंटरफेस है जैसे, और यहाँ पे CX इंटरफेस है, अलग अलग इंटरफेस है। आप लोग आप देख रहे होंगे उस आर्किटेक्चर को निकाल करके, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में अलग अलग इंटरफेस है। इस दोनों के लिए दो डिफरेंट एप्लीकेशन आईडी टेलीकॉम बॉडीज ने फिक्स किए हैं। ये जो एप्लीकेशन आईडी होता है वो न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक वैल्यू है। करेक्ट। 8 वैल्यूज का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, 8 वैल्यू, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन आईडी कहते हैं। तो नॉर्मली ये इसका यूज होता है इसी के लिए कि यूज टू आइडेंटिफाई व्हिच डायमीटर एप्लीकेशन द मैसेज इज एप्लीकेबल, कौन सा डायमीटर के लिए ये मैसेज एप्लीकेबल है, बस इसको जानने के लिए इसका यूज होता है। अब एप्लीकेशन आईडी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या है ये, नॉर्मल आप लोग पहले ये देख लो, ये दोनों चीज आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो ये रहा गाइज, ये जैसे CX इंटरफेस मींस ICSC और HSS SCSC और HSS के बीच में जो इंटरफेस है उसका CX इंटरफेस नेम है। उसके लिए 16777 होता है। सेम DX के लिए भी सेम होता है, उसी तरीके से SH और DH के लिए सेम होता है। ओके, तो इस तरीके से, और उसी तरीके से S6A और S6D के लिए सेम होता है। ये S6A कहाँ पे इंटरफेस होता है, MME और HSS के बीच में। तो ये जो जितना सारा लिखा हुआ है ना इंटरफेस, ये हर एक इंटरफेस पे डायमीटर प्रोटोकॉल यूज होता है। और ये इंटरफेस किसके किसके बीच में, ये यहाँ लिखा हुआ है। करेक्ट। जैसे GX PCEF और PCRF के बीच में, RX PCSCF और PCRF के बीच में, तो ये सारा आपको याद होना चाहिए कौन सा इंटरफेस किसके बीच में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एप्लीकेशन आईडी है। अब सर आई थिंक सर GY का जो एप्लीकेशन आईडी है वो गलत है, क्योंकि 8 डिजिट नहीं, सिर्फ ओनली सिंगल डिजिट है, वो 8 डिजिट होना चाहिए ना मिनिमम। नहीं, इसका GY का 4 होता है, इसका यही है। इस केस में ये एक नॉर्मल एक्सेप्शन केस है, GY के केस में यही होता है, 4 होता है, तो इसीलिए इसमें 4 लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोगों को मेजर हम लोग इसका ये देख लेते हैं कि किस तरीके से। सपोज देखो ये एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन आईडी जो हम लोग हेडर पढ़ रहे हैं, उसके लिए 3GPP ने, 3GPP एक टेलीकॉम बॉडी सबको पता है, वो CX इंटरफेस होता है, उसके लिए 16777 एप्लीकेशन आईडी है। तो ये यहाँ पे वो एप्लीकेशन आईडी इसमें ट्रेवल करेगा। करेक्ट। तो ये है हम लोगों का मेजर। अब आप क्या, हाँ, ये क्या है, CX और DX के लिए सेम होता है। ओके, एंड S6A और S6D के लिए सेम होता है, और एज वेल एज SH और DH के लिए सेम होता है। हाँ, अब ये कैसे होता है, ये नॉर्मल तुम लोगों को मैंने अगर जब बताया था, तो मैंने जब हम लोग डायमीटर IMS का जब हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने एक HSS और SLF के बारे में कुछ बताया था कि SLF का क्या वर्क है। तो जब आप देखोगे ना कि SLF का क्या वर्क है, तो वो रिलेटेड टू HSS, वो HSS के रिलेटेड वर्क करता है SLF, कि लाइक नंबर ऑफ HSS का इंफॉर्मेशन SLF के पास होता है, और यूजर कांटेक्ट करता है SLF को, देन SLF
HSS पार्टिकुलर HSS यूजर को असाइन करता है, करेक्ट, जो हम लोग जानते हैं। तो दैट मीन्स कि ये क्वेरी, जो भी क्वेरी अगर ICSCF को कोई किसी HSS को मैसेज भेजना है, किसी HSS को कोई रिक्वेस्ट भेजना है, तो इन दैट केस अगर वो क्या करेगा, SLF को कांटेक्ट करेगा तो वो DH पे करेगा। बट उस केस में भी सपोज करो DX पे करेगा, क्योंकि ICSF और SCSF के साथ SLF का क्या है इंटरफेस, DX है। तो उस केस में भी एप्लीकेशन ID सेम होगा, बिकॉज कम्युनिकेशन जो होने वाला है वो सेम होने वाला है उस HSS से, इसलिए इस दोनों का सेम होता है। उसी तरीके से यहाँ देख लो, यहाँ HSS के साथ सेम होता है, और एज वेल एज SH और DH जो है, SH एप्लीकेशन सर्वर और HSS के बीच में होता है, एंड DH क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर और SLF के बीच में होता है। ये कॉमन फैक्टर है, जब तुम देखोगे आगे तो आपको दिखेगा कॉमन फैक्टर है। इसको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो। नहीं, एक सेकेंड, मैं इसको एक सीरियल में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अभी मैंने इसको डिफरेंट क्यों किया है, जब भी आप कहीं पढ़ोगे तो वहां पर एक ही जगह, एक ही में CX/DX करके लिख दिया हुआ है, बट क्या होता है उसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये SLF HSS के साथ है कि SLF के साथ, कौन सा इंटरफेस SLF के साथ है, कौन सा HSS के साथ है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको डिफरेंट अलग अलग करके लिखा है। अब गाइज ये एक सीरियल में आ गया तो आप लोगों को इशू नहीं होगा, करेक्ट। ओके, तो वो पार्टिकुलर क्या है, पार्टिकुलर अगर सपोज करो कि कोई दूसरे किसी इंटरफेस पे होगा तो उसमें उसका एप्लीकेशन आईडी जाएगा। ओके, अभी कल हम लोग इसके बारे में, जब हम लोग इसका कॉल फ्लो पढ़ेंगे तो एक एक करके मैं कंफर्म कराऊंगा कैसे जाता है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉल फ्लोज बनाएंगे, उसमें देखेंगे किस में क्या एप्लीकेशन आईडी होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। अभी बस हम लोगों को ये हम लोग कंफर्म करें कि किस हेडर्स का क्या काम है, उसमें क्या वैल्यू कंटेन करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन अभी हम लोग गैदर कर रहे हैं। करेक्ट गाइस, तो अब लोग ने एप्लीकेशन आईडी तक देख लिया। अभी हमारा क्या है, होप बाई होप आइडेंटिफायर। अब इस नेम से ही कुछ आप लोग एजम्पशन लगा सकते हैं कि क्या इस नेम से एक नॉर्मल सा एजम्पशन क्या होगा, इसका मीनिंग क्या वर्किंग होगा होप बाई होप आइडेंटिफायर। करेक्ट, होप बाई होप आइडेंटिफायर। अब गाइस लाइक सपोज कि मीन्स लाइक भाया, जो भाया में जो हम लोग एक भाया जिसको बोलते हैं ना, कि भाया जब अगर कहीं पे कुछ सपोज कि किसी A स्टेशन से D स्टेशन के लिए कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, और वो BC होते हुए जा रही है, तो अगर वन बाय वन बात करेंगे स्टेशन बाय स्टेशन तो क्या कहेंगे, A से B गया, B से C गया, C से D गया। सेम तरीके से जब कोई रिक्वेस्ट किसी सपोज करो किसी दो नोड के बीच में ट्रेवल करता है, तो बीच में जितने सारे प्रॉक्सीज आते हैं तो वो ईच एंड एवरी एक एक करके उसको जब हम काउंट हो तो होप बाय होप काउंट कर सकते हैं, एक एक करके उसको होप कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ICSCF है और HSS है, करेक्ट, और उस बीच में दो B और C दो प्रॉक्सी सर्वर यूज हो रहा है, तो उसमें टोटल जो होप हो जाएंगे वो 4 होप है। एक ICSCF होप हुआ, ICSCF होप से गया किसके पास, A के पास गया, A से B के पास गया, B होप के पास, और B होप से चला गया HSS के पास रिक्वेस्ट। ओके, तो अब हर एक होप पे एक रिक्वेस्ट गया, करेक्ट, और वो वहां पे आफ्टर ऑल क्या ICSCF से कोई रिक्वेस्ट निकला तो उसको कहाँ जाना है, HSS के पास जाना है, करेक्ट, HSS नोड पे जाना है, उस होप पे जाना है, तो वो थ्रू किस होप गया, A एंड B होप, करेक्ट। तो हर एक होप पे उस रिक्वेस्ट को कैसे मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये आइडेंटिफायर डालेगा कि हर एक होप पे उसका यूनिक आइडेंटिफायर है होप, उसके लिए ये होप बाय होप आइडेंटिफायर यूज किया जाता है। मैं अब इसका एग्जांपल देके बताता हूँ कि इसको कैसे इसको यूज किया जाता है, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए सर, आवाज कट गई थी आपकी तो समझ में नहीं आया क्या पूछा। अभी नॉर्मल आप लोग पहले इसको पढ़ो, आपको
ईच एंड एवरी होप पे मैं इसको समझाता हूँ आपको तो ज़रा समझ में आएगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा, इसको फिगर में बना के समझा देता हूँ। देखो गाइस, ये ICSCF है, ये हमारा HSS है, और इसके बीच में हमारा दो प्रॉक्सी सर्वर है, A प्रॉक्सी सर्वर एंड B प्रॉक्सी सर्वर। करेक्ट, हम लोग दो प्रॉक्सी सर्वर है, ओके। और इसमें सपोज करो ये UAR जा रहा है, UAR, ओके। मैं डिफरेंट नोट्स के बीच में बता सकता हूँ, लेकिन इशू ये है कि हम लोगों ने अभी तक इसका एप्लीकेशन देखा है, तो मैं ये बार बार एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। जब आगे आप लोग एक एक करके अलग अलग एप्लीकेशन देखोगे ना डायमीटर प्रोटोकॉल का, डायमीटर मैसेजेस का, तो आपको वो क्लियर होता चला जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बस उसको रिप्लेस करते रहना, करेक्ट। तो गाइस क्या है, हमारा दो नोड है ICSCF और HSS, इसके बीच में हमारा UAR मैसेज जाना है, करेक्ट। और इस बीच में दो ये है लाइक प्रॉक्सी है, ओके। तो इसी को हम लोग एक वन बाय वन सारे इसको होप कह सकते हैं। ये एक होप हो गया, B एक होप हो गया, HSS एक होप हो गया, करेक्ट। तो अब क्या है, होप बाय होप आइडेंटिफायर एक हेडर है, ठीक है, जो कुछ वैल्यू कंटेन करता है। वो क्या वैल्यू कंटेन, इसमें सपोज करो होप बाय होप आइडेंटिफायर को हम लोग नॉर्मल यहाँ पर ID से डिनोट करते हैं, ठीक। पूरी तो सपोज करो कि पहले क्या है, जब ICSCF ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, ICSCF जो UAR भेजा, ओके, उस UAR में होप बाय होप आइडेंटिफायर का वैल्यू इसने 1 भेजा, ओके। अब यहाँ पे ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर ये करेगा कि इस वैल्यू जो ID 1 आया, ID जो 1 आया, ओके, इसको स्टोर कर लेगा खुद के पास, ओके। क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। एंड ये ID में क्या करेगा, ID में 2 डाल के आगे भेज देगा, ओके। अब यहाँ पे जब B के पास आएगा तो ये क्या करेगा, ID में इसको क्या रिसीव हुआ, होप बाय होप आइडेंटिफायर में इसको यहाँ पे 2 रिसीव हुआ, करेक्ट। तो अब ये 2 को स्टोर कर लेगा, ओके। और ये क्या डाल के भेज देगा ID में, सपोज 3 डाल के ये आगे भेज देगा, ओके। अब यहां पर इसको ID में क्या रिसीव हो गया, ID में इसको 3 रिसीव हो गया, ओके। अब जब ये HSS UA भेजेगा तो ये ID में क्या भेजेगा, ये ID में भेजेगा इसको 3, करेक्ट। B को इसने ID में क्या भेजा, 3 भेजा। तो अब B क्या करेगा, B क्या करेगा कि B को तो पता है ना कि हमने 3 ID किसको असाइन किया था, जिसके जो रिक्वेस्ट, जो यूजर जो रिक्वेस्ट ID 2 वैल्यू लेके आया था उसको मैंने 3 असाइन किया था और 2 को मैंने स्टोर कर लिया था, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही B को 3 रिसीव होगा होप बाय होप आइडेंटिफायर, तो उसके लिए वो क्या करेगा, 3 को फिर से वहां से 3 को 2 से रिप्लेस कर देगा, 3 रिप्लेस्ड बाय 2, 3 को वहां से हटा करके उसको 2 उसमें डाल देगा और आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो क्या हो गया, इस पार्टिकुलर होप पे उस रिक्वेस्ट और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को उसने मैच कर लिया, करेक्ट। इस पार्टिकुलर होप पे उसने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को मैच कर लिया, यही इसका डिफिनेशन है। होप बाय होप आइडेंटिफायर फील्ड कैरीज ए आइडेंटिफायर दैट यूज्ड टू मैच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ओवर दैट होप। ये जो आइडेंटिफायर है, इस आइडेंटिफायर से यहाँ पे इसने उसको ये कर लिया। अब यहाँ पे ID में इसको क्या रिसीव हुआ, ID में यहाँ पे इसको रिसीव हुआ 2, करेक्ट। जब इसको 2 रिसीव हुआ तो इसको पता है, मींस लाइक ए सर्वर को पता है कि 2 हमने उसके लिए भेजा था जिसके लिए मैंने 1 को स्टोर किया था, करेक्ट।
तो वहां पे क्या करेगा, इसको 2 को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस्ड बाय 1, और इसको आगे भेज देगा। और आफ्टर ऑल क्या हो गया, आईसीएससी को जो यूआर मिला वहां पर उसको आईडी में 1। तो ईच एंड एवरी होप पे इसने होप बाय होप आइडेंटिफायर को मैच करा लिया, करेक्ट। तो इस होप बाय होप आइडेंटिफायर का यही मेजर काम है, ये इसका यूज किया जाता है ईच एंड एवरी होप पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मैच कराने के लिए, करेक्ट। या रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज लिखो या फिर रिक्वेस्ट एंड आंसर लिख लो, कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये रहा गाइस। अब किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक छोटा नहीं सा सर। यहाँ पे, ओके, ये ID3, यहाँ से ID3 था वो, वही यहाँ पे कोई चीज नहीं, सिर्फ ये जहाँ पे होप्स होते हैं वहां पे इसको चेंज किया। तो हमारा होप बाय होप आइडेंटिफायर आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें आप लोग नोट डाउन कर लिया था इसका डेफिनेशन, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब देखते हैं इन टू आइडेंटिफायर। अब जब आप लोग देखोगे नॉर्मल एक सपोज इसको ये भी एक देख लो, ये देखो होप बाय आइडेंटिफायर, ये एक वैल्यू जाता है इस तरीके से 32 बिट का अनसाइंड एक ये होता है, 16 बिट का अनसाइंड ये वैल्यू रहता है इसमें, ठीक। एक रेंडम वैल्यू होता है, इसको कोई डिफिनिट नहीं है क्या है, एक रेंडम वैल्यू रहता है। और इन टू इंड आइडेंटिफायर क्या है, इन टू इंड आइडेंटिफायर भी एक नॉर्मल वैल्यू कंटेन करता है, करेक्ट। बस वो क्या है कि सपोज जब यूएआर जो आईसीएसएफ ने भेजा, उसने अगर सपोज इनटू इंड आइडेंटिफायर में इनटू अगर 3 डाल के भेजा, तो वो उसको यूएए में भी इनटू आइडेंटिफायर का वैल्यू 3 रिसीव होना चाहिए, तभी इसी यूज के लिए इनटू आइडेंटिफायर का यूज किया जाता है। इसका मेजर वर्क होता है डुप्लीकेट मैसेज को डिटेक्ट करने के लिए, ओके। और ये क्या करता है, जो भी रेस्पॉन्स मैसेज, इनटू आइडेंटिफायर कहता है कि जो भी रेस्पॉन्स मैसेज लाइक यूजर को रिसीव हो रहा है, मींस लाइक सर्वर ऐसे, हाँ यूजर एजेंट क्लाइंट, हाँ क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजा, उसका जो रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिसीव हुआ सर्वर से जो रिक्वेस्ट रिसीव हुआ, वो सेम होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। जो रिक्वेस्ट में जो इनटू आइडेंटिफायर था, सेम इनटू आइडेंटिफायर का वैल्यू उस रिस्पॉन्स में होना चाहिए, करेक्ट। तो इसका 2 ही मेजर काम है, एक है क्या, डुप्लीकेट मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्ट, एंड द सेकेंड वन की दिट शुड बी मैच इन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, करेक्ट गाइस। तो आप लोग इसको इनटू इंड आइडेंटिफायर, ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है, एक आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर गाइज आप लोगों का हो गया हो, तो हम लोगों ने क्या देखा था, नॉर्मल हमारे कितने हेडर्स थे, 7 और 8 हेडर्स थे, लास्ट वन इज एबीपी,
तो हम लोग एबीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, अब ये दो टाइप का एबीपी होता है। कुछ होता है मैंडेटरी एबीपी, अब मैंडेटरी एबीपी क्या क्या होता है? ओरिजिन होस्ट, सब लोग नोट डाउन करते रहेंगे। ओरिजिन रियलम, डेस्टिनेशन ही रियलम, सेशन आईडी। ऑप्शनल, ऑप्शनल तो वैसे बहुत सारा एबीपी है, बट कुछ मैं नोट डाउन करा देता हूँ। मीन्स लाइक इन चारों को छोड़ करके बाकी जितना सारा है वो ऑप्शनल ही होता है। करेक्ट, ये तो आप लोग एजम्पशन लगा ही सकते हो। तो कुछ मेजर है, उन मेजर को बस आप लोग नोट डाउन कर लो। ऑप्शनल में भी कुछ मेजर होते हैं। पब्लिक आइडेंटिटी और ये वेंडर स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। और एक है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड सर्वर कैपेबिलिटीज। तो ये नॉर्मल, ये ऑप्शनल एबीपी होते हैं। ऑप्शनल एबीपी और भी बहुत सारे हैं। आप देखो यहाँ पे जो भी हमारा जो मैंडेटरी है, सेशन आईडी, ओरिजिन होस्ट, ओरिजिन रियलम एंड डेस्टिनेशन रियलम। करेक्ट, ओरिजिन रियलम, ओरिजिन होस्ट, सेशन आईडी एंड डेस्टिनेशन। उसके अलावा जितना सारा है ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल के बारे में ज्यादा इतना समझ लो कि नॉर्मल अगर ऑप्शनल में कुछ एक दो बताने के लिए बोले तो आप लोग नॉर्मल बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जिसमें वो जो हम लोगों ने उस किसी को अगर याद होगा तो एक रिस्पांस कोड हम लोगों ने देखा था 1xx 2xx 3xx। करेक्ट, 3 टाइम x, वो वाला जो हम लोगों ने देखा था डायमीटर के लिए 2001 2002। वो जो रिस्पांस कोड है वो कहाँ मिल रहा है? वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में मिलता है। वो रिस्पांस कोड जो है वो कहाँ मिलता है? अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कल रिस्पांस कोड्स भी पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम लोग देखो, ये जैसे ये क्या है? रिक्वेस्ट है। जब हम लोग आंसर को खोलेंगे तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा। करेक्ट, अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को जब हम लोग खोलेंगे तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो, इसके अंदर देखो ये है डायमीटर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 2001। अगर आपको कभी भी उसका रिस्पांस कोड जानना है क्या है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? कौन से एडिट में मिलेगा? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में मिलेगा। करेक्ट, और पब्लिक आइडेंटिटी में क्या होता है? यूजर इन्फॉर्मेशन होता है। वेंडर स्पेसिफिक एप्लीकेशन मैंने वेंडर स्पेसिफिक जो भी एबीपी होंगे वो वेंडर स्पेसिफिक, उसको जो वेंडर को जो ऐसा जो पार्टिकुलर जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके अकॉर्डिंग मींस लाइक उसका कुछ इन्फॉर्मेशन होता है प्राइवेसी, वो उसमें शेयर किया जाता है। करेक्ट, एंड द सेकंड फोर्थ वन इज सर्वर कैपेबिलिटीज। अभी हम लोग ऑप्शनल के बारे में बस नॉर्मल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी ये जो हमारे मैंडेटरी जेबीबी है उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कौन क्या होता है। और सर्वर कैपेबिलिटीज में वो सर्वर जब अपना कैपेबिलिटीज जब कोई किसी तरीके की कैपेबिलिटीज रिटर्न करता है तो किसमें करता है? वो सर्वर कैपेबिलिटीज में ये इसमें रिटर्न करता है। करेक्ट, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन रिगार्डिंग मैंडेटरी एबीपी। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं ओरिजिन होस्ट के बारे में। तो अभी सबको इतना तो पता होगा कि होस्ट और रियलम दोनों में क्या डिफरेंस है? होस्ट क्या होता है, रियलम क्या होता है? एनीवन हु कैन शेयर? कोई जिसको पता हो बताए कि होस्ट और रियलम क्या होता है। होस्ट तो हुआ जैसे कि पार्टी जो वो कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, वो होस्ट हुआ। जैसे आप सर जैसे इसी में ले लीजिएगा सर, जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग आप होस्ट हो गए सर और हम लोग रियलम।
अरे नहीं, और कोई रियल एम का मतलब समझ में आता है किसी को? किसी को नहीं समझ में आता है, जबकि ये कितना बार इस क्लास में डिस्कस हुआ होगा। और डोमेन का मतलब होस्ट किसी को समझ में मतलब आता है क्या? वही नहीं कहने वाला। डोमेन, डोमेन का मतलब समझ में आता है क्या? डोमेन, अगर मान लो डोमेन नेम देना है तो डोमेन हाँ में सर, आप लोग क्या दोगे? डोमेन का पता है सर। हाँ, डोमेन का एक एग्जांपल दो। सर जैसे डोमेन हमारा ना किसी भी नेम का अपना एक आइडेंटिटी एड्रेस वाला होता है, जैसे सर gmail.com, तो ये gmail.com, डोमेन डोमेन ओके, गूगल डॉट जो लास्ट में होता है, जैसे वो होता है तो वो याहू हो गया, yahoo.com हो गया, ymail हो गया, जीमेल हो गया, live.com हो गया, ये सब होस्ट हुआ। ओके, ओके। और रियल एम तो हो गया, वही, जैसे मैं जैसे मेरा है भास्कर.break@gmail.com, तो भास्कर.break रियल एम हो गया। नहीं नहीं, भास्कर डॉट ब्रेक जो है ना वो आपका होस्ट हो गया, और रियल एम क्या होगा? @ जो gmail.com है वो आपका रियल एम हो गया। सर रियल नेम मीन्स डोमेन, स- डोमेन नेम। हाँ, डोमेन नेम, करेक्ट। मैं बस वो, आप ओके। लोगों को डोमेन के अकॉर्डिंग पता है, अब इसके अकॉर्डिंग पता नहीं था, वही हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। करेक्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो। टेलीकॉम है क्या? लैंग्वेज में बोल, जैसे मेरा जो मोबाइल नंबर है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर वो मेरा होस्ट नंबर हुआ, और रियल एम हो गया, जैसे जिस ऑपरेटर का मैं मोबाइल नंबर यूज करूँ वो रियल एम हो गया। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अब देखो, अब जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताता हूँ, चलो क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि अलग अलग इसमें आईएमएस में अलग अलग एससीएससीएफ होंगे, या फिर सपोज करो एचएसएस कहीं कहते हैं। एक एक मींस लाइक एक ऑपरेटर में बहुत सारे एचएसएस होंगे, करेक्ट। एचएसएस मतलब एचएसएस 1, एचएसएस 2, सबका अलग अलग नेम होगा, करेक्ट। तो उसका नेम कैसे होगा? जैसे सपोज करो एक है एचएसएस 123, जब 123 अगर मान लो वो जियो का है तो क्या होगा? @geo.co.in, यही होगा ना। तो इसमें होस्ट हो गया HSS123 एंड रियल एम हो गया ओरिजिन रियल एम geo.co.in। ठीक, बहुत सारा हो सकता है, जैसे HSS45 @geo.co.in। अब मान लो एयरटेल का होगा तो क्या होगा? एयरटेल का जैसे मान लो है HSS344 ऐसा करके कुछ है, @एयरटेल। सबका अलग अलग नेम होता है ना। करेक्ट गाइज। इस केस में HSS344 जो है ये होस्ट नेम हो गया, और ये हो गया क्या? रियल एम, ओरिजिन मतलब ये रियल एम हो गया। अब ओरिजिन रियल एम क्या है वो मैं बताता हूँ। ओके, इतना समझ में आ गया होगा सबको? ओके, अब देखो। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, हमारा हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग आईसीएससीएफ और एचएसएस, जिसके बारे में हम लोग अभी तक देख रहे थे। सपोज कोई आईसीएससीएफ है, आईसीएससीएफ जियो का है, एक आईसीएससीएफ है 123 फिर 126 ऐसा करके @geo.co.in। ओके, तो जब जब कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ये आईसीएससीएफ, तो उसमें वो अपने ऑरिजिन होस्ट में क्या डालेगा? ऑरिजिन होस्ट में डालेगा ICSCF126। जब यूएआर भेज रहा होगा आईसीएससीएफ जब यूएआर भेज रहा होगा एचएसएस को, तो उस समय वो अपने ऑरिजिन होस्ट में क्या डालेगा? ICSCF126, और ऑरिजिन रियल एम में geo.co.in। करेक्ट। ओके, अब सपोज करो कि वो एचएसएस को किसी HSS455 को भेज रहा है,
तो वहां पर उसका क्या मांग रहा है, डेस्टिनेशन रियल नेम। तो डेस्टिनेशन रियल नेम में क्या चल जाएगा, सिर्फ @geo.co.in, क्योंकि डेस्टिनेशन का कोई होस्ट नहीं जाता है, सिर्फ रियल नेम जाता है। ओके, तो सिर्फ geo.co.in जाएगा उसमें। करेक्ट। अब आता है कि सेशन आईडी। सेशन आईडी एक रैंडम आईडी होता है उस सेशन का। एक बार फिर से थोड़ा एक बार थोड़ा सा बता दीजिए फिर से एक बार सबसे जैसे यही है दोनों का एग्जांपल लेके फिर से बता दीजिए एक बार। ओके, ओरिजिन होस्ट में जैसे HSS 455 गया आपका। हाँ। तो साला नेटवर्क भी स्लो है थोड़ा। देखो जैसे मैं एक नॉर्मल आप लोगों को दिखाता हूँ तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखो ये तो हमारा ये रहा हमारा रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये ICSCF रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको, देखो सबसे पहले से सेशन आईडी के बारे में जान लो। सेशन आईडी, ये सेशन आईडी में क्या जा रहा है, एक नॉर्मल रैंडम सेशन आईडी जा रहा है, ठीक है। ये जो आ रहा है 4573, एक सेशन का नॉर्मल एक आईडी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है। ये नॉर्मल नेटवर्क सेलेक्ट करता है, एक सेशन आईडी है। या फिर आप लोग जब टेस्टिंग करोगे अपने टेस्ट बेड में तो आप उसको हार्ड कोड कर सकते हो सेशन आईडी कि ये हम लोग एक पार्टिकुलर सेशन आईडी के लिए ही ये टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हार्ड कोड कर दोगे तो वही सेशन आईडी उसमें जाएगा। करेक्ट, तो इसमें कुछ नहीं है। अब ऑरिजिन होस्ट, अब ऑरिजिन होस्ट में क्या देखो क्या जाता है, ICSF.OpenIMS.test जा रहा है। करेक्ट, तो इसमें पूरा जा रहा है। बट जब ओरिजिन रियल एम की बात हो रही है तो इसमें क्या जा रहा है, सिर्फ OpenIMS.test जा रहा है, ICSF नहीं जा रहा है, क्योंकि ICSF यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ होस्ट नेम है। करेक्ट, और रियल एम नहीं है, तो रियल एम यहाँ पे जाएगा, सिर्फ ओरिजिन रियल एम में सिर्फ रियल एम जाएगा। तो अगर यहाँ पे लाइक ये क्या होता है कि एक डमी टाइप से हम लोग टेस्ट करते हैं हम अपने टेस्ट बेड पे, तो वहाँ का एक डमी हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पे उतना जब लाइव नेटवर्क पे होगा तो सिर्फ वहाँ पे होस्ट नेम जाएगा और रियल नेम, जिस तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको वैसा होगा। जब एक लाइव नेटवर्क पे होगा तो वो नॉर्मल ऐसा होगा कि जब जैसे सपोज करो इस केस के लिए हम लोग इस केस के लिए अभी लिखते हैं कि कहाँ पर क्या वैल्यू जाएगा, ठीक है। ये जो मैंडेटरी अभी पीछे उसके लिए नॉर्मल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है सेशन आईडी। करेक्ट, तो सेशन आईडी सपोज करो कुछ ऐसा करके है, ये एक सेशन आईडी हो गया, रैंडम सेशन आईडी। ओके, अब आ गया ओरिजिन होस्ट। तो यहाँ ओरिजिन होस्ट में क्या जाएगा, सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे इस केस में, क्या हो रहा है कि ICSCF 126 जो है HSS 344 को UAR भेज रहा है, ठीक। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन होस्ट क्या चला जाएगा, ओरिजिन होस्ट चला जाएगा ICSCF 123। ओके, अब ओरिजिन रियल एम क्या चला जाएगा, geo.co.in। ओके, और हमारा डेस्टिनेशन रियल एम क्या चला जाएगा, अगर मान लो ये एयरटेल के HSS के साथ क्वेरी कर रहा है तो उस समय में क्या जाएगा, एयरटेल .co.in। अब तो समझ क्लियर हो गया होगा किसी को। हाँ सर ये क्लियर है। ओके, तो गाइज अभी देखो इसमें एक मेजर क्वेश्चन है, एक मेजर क्वेश्चन है जो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो अभी। ये क्वेश्चन ये है कि डेस्टिनेशन होस्ट नहीं दिख रहा, डेस्टिनेशन होस्ट इसमें क्यों नहीं जा रहा है। आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इज डेस्टिनेशन होस्ट इज ए दिस वन मैंडेटरी एवीपी और ऑप्शनल एवीपी। मतलब डेस्टिनेशन होस्ट क्या होता है, एक मैंडेटरी एवीपी है या ऑप्शनल एवीपी है, या फिर वो मैंडेटरी एवीपी क्यों नहीं है, व्हाई डेस्टिनेशन होस्ट इज नॉट एन मैंडेटरी एवीपी। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना कि डेस्टिनेशन होस्ट इसमें क्यों नहीं जाता है मैंडेटरी एवीपी में। सर वो तो हाँ बोलो।
बोलो बोलो भास्कर, कुछ बोल रहे थे क्या? डेस्टिनेशन वो सिक्योरिटी पर्पस से नहीं जाता होगा ना, या उसमें क्या वो, हाँ वो जो भी है, कल हम लोग उसके एक क्वेश्चन बस याद रखना, अगर माइट भी मैं इसको डिस्कस करना भूल जाऊं, क्योंकि अभी और आगे कुछ रखना वो कल के क्लास में ऑलरेडी कवर होगा। तो अगर मैं भूल जाऊं तो कोई क्वेश्चन को रिपीट कर लेना कि डेस्टिनेशन होस्ट क्यों नहीं जा रहा था, उसके बारे में मतलब बता दीजिए। तो वो मैं, ये एक मेजर क्वेश्चन है, पूछता है कि डेस्टिनेशन होस्ट क्यों नहीं जाता है और व्हाई इट इज नॉट एन मैंडेटरी एबीपी। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मेजर टाइम पूछा जाता है। जब भी डायमीटर पूछेगा तो इतना क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। ओके, तो गाइस देखो, अभी हम लोगों ने कुछ बड़ा ऐसा कुछ डायमीटर में कुछ नहीं पढ़ा है। अभी नॉर्मल डायमीटर क्या है, उसका नेटवर्क में क्या यूसेज है, व्हिच काइंड ऑफ ऑपरेशंस डायमीटर इज डूइंग इन द नेटवर्क, एंड व्हाट आर देयर हेडर्स एंड व्हाट आर द मैंडेटरी एबीपी एंड दैट ऑप्शनल एबीपीज, इसके बारे में देखा है, करेक्ट। अब इतना जब हम लोग देख लिए हैं, तो अभी मेजर में आप लोग को एक चीज और इसमें दिखा दे। हाँ अभी जाएगा, आवाज जाएगा। अभी जैसे पब्लिक आइडेंटिटी जो हम लोग का लाइक ऑप्शनल एबीपीज हैं, उसमें क्या जाता है, नॉर्मल यूजर का इंफॉर्मेशन जाता है, यूजर का इंफॉर्मेशन जाता है। जैसे यूजर कौन सा है, एलाइस है, तो एलाइस का नेम इंफॉर्मेशन जा रहा है, करेक्ट। जब आप देखोगे तो इसमें नॉर्मल यूजर का इंफॉर्मेशन जाता है और कुछ नहीं जाता है। एलाइस का सीपी एड्रेस जा रहा है, CPURI, ओके। एंड वही मीन्स लाइक इसका मीन्स ओबीपी किस टाइप का है ये। और उसके बाद हम लोग का एक और क्या था, वेंडर स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो होता है वो वेंडर पे डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या डालेगा। वो वेंडर मतलब लाइक उसमें मेजरली वही जाता है एप्लीकेशन आईडी उस वेंडर का। सपोज कि अलग अलग देखो क्या होता है कि HSS किसी का मैंने सपोज करो कि जियो है, अब जैसे इंडिया का जियो है, तो वो क्या करता है, कभी कभी MME नोकिया का लगा लिया है और HSS एरिक्सन का ले रखा हेलो है। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो या हाँ हेलो। आ रहा है। हाँ हाँ, क्या हुआ भास्कर, तुम्हारा आवाज आ रहा है? ओके गाइज, तो आप लोग सुनो, इसमें वेंडर स्पेसिफिक एप्लीकेशन में क्या जाता है, वेंडर एप्लीकेशन आईडी में मेजरली क्या जाता है, इसमें मेजरली में यही जाता है। ये क्या होता है कि हर एक, सपोज कि यहाँ पर सर इंडिया का जो जियो हो गया, तो जियो क्या करता है, बहुत जगह बहुत सारे लोकेशन पे इसका ऐसे रहता है कि वहाँ पे एमई जो है, MME या फिर सपोज करो HSS एंड SCSCF और IMS, हाँ CSCF जो है वो उसने CSCF ले रखा है नोकिया का, एंड HSS ले रखा है एरिक्सन का। क्योंकि HSS क्या है, एक नॉर्मल डाटाबेस है, तो वो पुराना वाला ही है, उसमें डाटाबेस है, ठीक है। सपोज करो कि एरिक्सन के IMS में कुछ इशू आ गया, तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया नोकिया के IMS से, करेक्ट। तो वहां पे उस दोनों का कम्युनिकेशन होगा, करेक्ट। तो अभी क्या है कि वो कैसे HSS कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो IMS है, ये IMS किसका है, हमारा एरिक्सन का खुद का है या फिर नोकिया का। तो उसके लिए क्या जाता है, वेंडर स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन आईडी जाता है, उस एप्लीकेशन आईडी से वो कंफर्म होता है। ओके गाइज, तो ये है हमारा नॉर्मल इसके बारे में, क्या बोले, वेंडर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में, पब्लिक आइडेंटिफायर के बारे में बता दें। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने आपको नॉर्मली बता ही दिया है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कब होगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आंसर में होगा, रिक्वेस्ट में कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में क्या आता है, मीन्स लाइक रिस्पॉन्स कोड आता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में क्या आता है, रिस्पॉन्स कोड। तो वो क्या होता है रिस्पॉन्स कोड, वो रिस्पॉन्स कोड ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक एबीपी है, उस एबीपी में आपको रिस्पॉन्स कोड, आप जब जाओगे इसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कोड बोल के आएगा। तो इसमें ये बहुत सारा है, मैं कल बताऊंगा कि कितना सारा मीन्स क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारा मीन्स लाइक ये रिस्पॉन्स कोड, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कोड इस रिक्वेस्ट के लिए है, ये रिक्वेस्ट कोड इस रिस्पॉन्स कोड इस के लिए है, इस रिक्वेस्ट के लिए, ऐसे करके मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बता दूंगा। तो आपको वो आइडेंटिफाई करके याद रखना पड़ेगा।
करेक्ट गाइस? तो ये हो गया आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का। एंड दिस वन, और हाँ दिस वन सर्वर कैपेबिलिटीज। सर्वर कैपेबिलिटीज में क्या जाता है, एक नॉर्मल जो वो सर्वर है उसको खुद का अपना कैपेबिलिटीज शेयर करता है, वो ऑप्शनल हो या मैंडेटरी, वो अलग अलग वो अपना शेयर करता है। करेक्ट? यहीं पे जो हम लोग देख रहे थे ना कि वो जो बोलते हैं कि मैंडेटरी और ऑप्शनल कैपेबिलिटीज के थ्रू एचसीएसएफ का एड्रेस मिलता है, ये देखो यहाँ पे जो यूए आंसर जा रहा है, इस आंसर में सर्वर कैपेबिलिटी जो जा रहा है, इस सर्वर कैपेबिलिटीज में जिसमें मैंडेटरी और ऑप्शनल कैपेबिलिटी जाता है, वहाँ पे ऑप्शनल कैपेबिलिटी और मैंडेटरी, यहाँ पे नॉर्मल एचसीएसएफ का नेम लाइक उसका सीपी और सीप नेम, और उसका क्या है ये लाइक क्या पोर्ट नंबर, ये चला तो डायरेक्ट यहाँ से इस बेस पे इस पार्टिकुलर एचसीएसएफ के इस पोर्ट पे अब आईसीएसएफ रजिस्टर रिक्वेस्ट यहाँ से फॉरवर्ड कर देता है। करेक्ट? अब सबको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ऑप्शनल और मैंडेटरी कैपेबिलिटीज की जो हम लोग बात कर रहे थे वो कहाँ पे जाता है और कैसे जाता है। करेक्ट गाइस? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? अभी जो आज हम लोगों ने जो जितना सारा चीज पढ़ा है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं, मेरा बारे में मैं कल कल क्वेश्चन करूंगा सर, क्योंकि आज मेरा बहुत नेटवर्क दिक्कत हुआ है, बहुत जगह पे आवाज आई नहीं, कट गई बहुत कुछ है। कोई एक बार नहीं, कल कोई नहीं, वीडियो देख आप के फिर से पढ़ के बताऊंगा, कोई इशू होगा तो सर। तो मेजर क्या है गाइज, मैं ऑप्शनल एवीबी के बारे में हम लोग अब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। ऑप्शनल एवीबी ये 4 नॉर्मल मैंने बता दिए, बाकी और भी बहुत सारे हैं इसके बारे में जान के कुछ, क्योंकि इसके बारे में कोई पूछता नहीं है, कहीं पर इसका कोई यूसेज नहीं है, ठीक है। बट ये ऑप्शनल में ये 4 इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से वो मैंने बता दिया। पब्लिक आइडेंटिटी यूजर का इंफॉर्मेशन है, जो एमओ यूजर है, जो ओरिजिनेटिंग यूजर है, उसका इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। करेक्ट? एंड वेंडर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वो मैंने एग्जांपल देके बता दिया कि जो वेंडर उस पार्टिकुलर, सपोज करो आईसीएससीएफ जो भेज रहा है, वो आईसीएससीएफ को जिस वेंडर ने बनाया है, सपोज करो नोकिया ने या एरिक्सन ने या फिर मावनीर ने, किसी एक पार्टिकुलर जो वेंडर ने बनाया, उसका एक उस पार्टिकुलर आईसीएससीएफ के लिए एक एप्लीकेशन आईडी फिक्स होता है उस वेंडर का। वो हर वेंडर का अलग अलग होता है, इसलिए उसका कुछ फिक्स वैल्यू नहीं जो मैं आपको यहाँ पर कर दूं, वो वैल्यू उसमें ट्रेवल करता है। करेक्ट? एंड देन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स कोड, जैसे नॉर्मल हम लोग सीप में देख रहे थे 200 ओके या फिर 201 या फिर 180 रिंगिंग, तो उस तरीके का जो वहां पे हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स कोड देख रहे थे, यहाँ पे वो रिस्पॉन्स कोड कहाँ जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में वो ट्रेवल करता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक एवीपी है जो कंटेन करता है रिस्पॉन्स कोड। ओके? एज वेल एज दैट फोर्थ वन इज सर्वर कैपेबिलिटीज। इस सर्वर कैपेबिलिटीज में वो मैंडेटरी और ऑप्शनल कैपेबिलिटीज आती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो एचसीएसएफ का सिलेक्शन होता है। इसमें एचसीएसएफ का मतलब एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर आता है, जिसके अकॉर्डिंग आईसीएसएफ नेक्स्ट टाइम लाइक वो रजिस्टर रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करता है टू द एचसीएसएफ। तो ये है हम लोगों का ओवरऑल जो हम लोग को डायमीटर में जानना था, और मेजर हम लोग को और कुछ बच गया वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें में भी अगर किसी को किसी टाइप का कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर लो, कोई ये नहीं हो इसमें है। अगर जैसे मान लो कि किसी को ये देखना है कि सपोज करो एमएमई और एचएसएस, ये आप लोग जो है एमएमई और एचएसएस जब भी सर्च करोगे कि एमएमई और एचएसएस के बीच का कॉल फ्लो, तो आपको दिखेगा वहां पर एआई और एआई देख सकते हैं। अभी आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा वर्कआउट करो, देखो चीजों को, और जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो या जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, निकाल सकते हो, निकालो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप हमसे क्वेरी कर लो, पूछ लो, ताकि यही मींस लाइक जो क्वेश्चन आंसर आप करोगे हमसे या फिर किसी भी अपने दोस्त से, कलीग से, वही आपको बेनिफिट दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्लास में सुनना वो आपको कभी बेनिफिशियल नहीं होता है, बिकॉज क्लास में सुन के आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जाम में लिख सकते हो, बट इंटरव्यूअर के सामने बोल नहीं सकते हो। करेक्ट गाइज? मैं बार बार इस चीज को आप देख रहे होंगे, मैं जब से क्लास 1 या फिर क्लास 1 से पहले भी जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि ऑलवेज आपको खुद से काम करना है, आपको खुद से वर्कआउट करना है, आपको खुद से देखना है, आपको खुद से इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और भी सर्च करके बहुत सारा चीज होगा हर एक पर्सपेक्टिव में, जो किसी का क्लियर होगा किसी का सेम चीज क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उसको खुद से उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। अगर उसमें से आपको क्वेश्चन फाइंड करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है, ये पार्टिकुलर
पॉइंट है जिस पे मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, वो पार्टिकुलर पॉइंट यू नीड टू आस्क टू अस। इस तरीके से आपको क्लियर, बिकॉज क्या है कि इंटरव्यूअर को हर एक पॉइंट पे, इंटरव्यूअर किसी भी पॉइंट से एक क्वेरी डाल सकता है आपको, करेक्ट। सिर्फ किसी चीज को पढ़ लेने से आप उसको नोट डाउन करके बता सकते हो, लिख सकते हो, बट किसी के सामने एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ वर्ड, इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस, वो बहुत टफ होता है। उसके लिए क्या होता है, आपको मोर एंड मोर, अगर आपने 100% किसी चीज का प्रैक्टिस किया, 100% आपके पास नॉलेज है, देन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, आप 60%, 50% या 70, मैक्स टू मैक्स 75% शो अप कर पाओगे, डिलीवर कर पाओगे, 100% नहीं। बट इन दैट केस ऑफ रिटेन, आप उसको 100% नॉलेज पे 101% भी ट्रांसफर कर सकते हो, मीन्स कुछ एडिशनल भी डाल सकते हो एज वेल एज एग्जाम्पल और कुछ भी। ओके, इंटरव्यू में मेजर क्या पॉइंट होता है गाइज कि विद इन अ लिमिटेड टाइम, विद इन अ लिमिटेड, एक्चुअली जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कोई इंटरव्यूअर, तो उसके माइंड में एक फिक्स्ड सेटअप टाइम होता है कि मैं लाइक ये क्वेश्चन मैंने पूछा, इसका आंसर मेरे को इतना देर में मिल जाएगा, करेक्ट। अगर वो उससे ज्यादा अगर आप लेट करके डिले करके उसका आंसर देते हो तो वो फिर टफ हो जाता है, करेक्ट गाइज। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्क, मतलब उसको वर्क करना पड़ेगा ताकि आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ। तो आज के लिए हम लोगों का इतना ही मेजर, हम लोग अब रिस्पॉन्स कोड और भी बहुत सारा चीज है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग का क्लास ही एंड हो जाएगा डायमीटर, कल ही लास्ट है। सर सर मेरा क्वेश्चन एसडीपी से था एक सर। हाँ बताओ। वो लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में भी डाला था सर। एक हम लोग जो जैसे उनका हेडर का सारा चीज डाल देते, वर्जन का 0, ओरिजिन का, फिर सेशन का, कॉल आईडी का, टाइम का, मेंबर सॉरी मीडिया का, और एट्रीब्यूट का सर। तो एट्रीब्यूट में हम लोग जैसे डाल रहे थे आरटीपी, पीसीएमयू और उसका एवीपी दोनों का डाल रहे थे सर। तो उसमें हम लोग का क्लॉक रेट और एक सर मतलब क्लॉक रेट और पीसीएमयू का डालते थे हम लोग जैसे पीसीएमयू और क्लॉक रेट का डालते थे। तो उसमें जो क्लॉक रेट का डालते थे, तो एक क्लॉक रेट हमने नोट करा था, फाइंड आउट करा था G729। उसका क्लॉक रेट सर पीसी है, जैसे हमने एक एट्रीब्यूट का लिया था आरटीपी मैप 0 पीसीएमयू 8000 सर। तो उसका सर 0 तो सर उसका ये था मतलब क्लॉक रेट जो था उसका 0 था सर, और सॉरी क्लॉक रेट उसका 8000 था सर, लेकिन आपने इसमें एक का क्लॉक रेट 90000 रख रहा था सर। वो समझ में नहीं आ रहा था 90000 फिर कहाँ से आ गया था G729 का सर। G729 का क्या होता है उसका, आपने, मैंने एक लिस्ट सर किया था, उस लिस्ट में आपने 29 क्लॉक रेट 8। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? देखो 8000 जो मैंने लिखाया था वो होता है जीरो पेलोड, जो मैंने एग्जांपल जो दिया होगा उसमें मैंने पेलोड 0 रखा होगा, और पेलोड 0 किसका होता है? हाँ सर 0 पेलोड था PCMU का उससे। होता है। हाँ वो पीसीएमयू का होता है, करेक्ट। वो पीसीएमयू का होता है, मतलब वो हाँ सर। G711 कोडेक है। उसके इसमें मैंने हाँ 8000 सर। लिखाया था, और 9 अगर मैंने लिखाया होगा तो वो देखो जैसे 90,000 एक एमए का है, और सपोज जैसे हम लोग G729 सर्च कर लेते हैं कि G729 का क्या है, तो कंफर्म हो जाएगा G722 इसका भी 8000 ही होता है। तो मे भी मैंने कोई दूसरा G723 का ऐसा करके कुछ दिखाया होगा, और मे भी या फिर कुछ 90 से H261 का 90,000 है, तो वो मिस्टेक से माइट भी, अगर मैंने किसी में लिख दिया तो वो मिस्टेक से 90,000 लिखा हुआ होगा, करेक्ट। बट जो कोडेक लिस्ट है जिसका क्लॉक रेट है वो यहाँ डिफाइंड है, इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर व्हाइट में मैंने कहीं मिस्टेक से लिखा दिया कुछ मिसिंग, तो उसको आप लोग कंसीडर मत करना। इसके अकॉर्डिंग अगर मैच करता है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आप इसको पढ़ना, नहीं तो अदरवाइज उसको चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। मेजर जो उसको वे था वो कैसे क्या जा रहा है वो समझ में आ गया ना आपको? ओके गाइज, सर वो तो समझ में आ गया था। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग ओके।
डिप्लॉयमेंट का क्वेश्चन आप लोग एक काम करो, वो जब राम लोगी जी का क्लास होगा तो वहाँ आप लोग आस्क कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। ओके 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 गाइज, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं ना। कल का टाइमिंग आज शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा। और गाइज मेरे को ये एक चीज मैं आप लोगों की तरफ से एक इनपुट चाहता हूँ, लाइक आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लियो, वेल प्रिपेयर। जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि हर चीज को बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, हाउ मीन्स लाइक जब हम किसी के ऊपर अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस कर होते हैं तो हमको हमको हर समय ऐसा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आउट ऑफ 10 हम 10 आए, करेक्ट। ये नहीं कि आउट ऑफ 10 हम 9 लेके आए वहां से। अगर हम आउट ऑफ 10 पे 10 के लिए जाएंगे तो वहां से 9 और 8 लेके आएंगे, करेक्ट। और 9 और 8 तक ही जॉब आपको मिलेगा। जब आप 6 और 7 6 5 6 7 तक जाओगे तो आपको जॉब नहीं देगा, वो सेकंड राउंड के लिए आपको कॉल नहीं करेगा, करेक्ट गाइज। तो जो मेजर पॉइंट अगर आप लोगों ने वैसे प्रिपेयर किया है आप अपने आप को, तो अब इसमें एक चीज और एडिशनल डाल लो जो मेजर पॉइंट है। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को एक उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कहाँ पर क्या आपको इनपुट देना है। अभी आप बस ये जान लो कि जब भी कोई इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन आस्क करता है तो उसके माइंड में एक सेटअप टाइम होता है कि विद इन 1 मिनट, विद इन 50 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड मुझको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। या फिर सपोज IMS रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो उसके पास एक सेटअप टाइम होता है कि 5 मिनट्स में बंदा ये बोल देगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, करेक्ट। तो उस चीज के लिए भी अब आपको प्रिपेयर होना है कि हाँ इस चीज को इतना देर में बोलना है, करेक्ट। मीन्स लाइक वैसा एक सेटअप कर लोगे, उतना टाइम काफी होता है। जितना टाइम वो सोचता है वो मतलब इनफ टाइम होता है, आप उससे पहले ही खत्म कर लोगे, मैं ये जानता हूँ। बट वो उस तरीके से भी आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि अब डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आप लोगों को भी और ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और बाकी मार्केट में जो भी न्यू है, ऐसा जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारा चीज हम लोग क्लास में कराएंगे, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मेजर जरूरी क्या है कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, करेक्ट। करेक्ट गाइस, देन विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।